अभी जब चिल्लाते हुए बोली, मैंने जो कुछ भी किया हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में एक जानवर हो। अर्नव चिल्लाते हुए बोला, बस अब बहुत हो गया। मैंने तुम्हें कई सारे मौके दिए, लेकिन तुमने मुझे धोखा देकर सही नहीं किया। अब इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अवनी हंसते हुए बोली, मुझे तुम्हारी किसी बात से डर नहीं लगता। मैं किसी से डर जाऊं, लड़की नहीं हूं मैं। तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे मार सकते हो। आओ मारो मुझे। अर्नव हंसते हुए बोली, नहीं मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा जो तुम चाहकर भी कभी भुला नहीं सकोगी। ये कहकर अर्नव एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए अवनी के करीब आने लगा। अवनी को अब डर लग रहा था। अर्नव उसके करीब आकर उसके हाथ और पैर की रस्सियां खोल देता है। अवनी ने जब ये देखा कि उसकी रस्सियां खुली तो वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी। वो दरवाजे तक आई, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अर्नव जाकर बेड पर बैठ गया और हंसते हुए बोला, कोई फायदा नहीं है कोशिश करके। तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूं। अवनी गुस्से से अर्नव के पास आकर उसके कॉलर को पकड़कर बोली, तुम इतने घटिया कब से हो गए अर्नव? तुम जैसा शैतान और जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अर्नव बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। अर्नव की नसें दिखने लगी थी। अर्नव ने अवनी की कमर को पकड़कर खींचा और उसे बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर अर्नव ने अवनी की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। अवनी चिल्लाई तो अर्नव ने उसे गुस्से से कहा, तुमने अभी तक जानवर देखा ही नहीं है, आज देखोगी तुम। अवनी को भी अब डर लग रहा था। अर्नव ने अवनी के दोनों हाथों को उसके फेस के ऊपर रख दिया, जिससे अवनी डरते हुए बोली, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, छोड़ो मुझे। इसके आगे वो कुछ करती। अर्नव ने अवनी के होठों को फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। उसकी किस इतनी ज्यादा फोर्सफुल थी कि अवनी को ऐसा लग रहा था वो अभी मर जाएगी। अवनी अपने हाथ चलाने लगी, लेकिन अर्नव ने उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। उसकी किस ऐसी लग रही थी जैसे अर्नव का सारा गुस्सा उसकी किस के जरिए निकल रहा। अवनी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, लेकिन अर्नव को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्नव ने अवनी के होठों को छोड़ा, लेकिन वो उससे दूर नहीं हुआ। अवनी को ऐसा लग रहा था कि अब उसमें जान ही नहीं है, ना बोलने की ना हाथ पैर चलाने की। अर्नव ने धीरे धीरे करके अवनी के टी शर्ट के बटन खोलना स्टार्ट कर दिया और उसके गले में लव बाइट देने लगा। अवनी की सिसारी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। अर्नव का गुस्सा इतना ज्यादा था कि अवनी चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। अवनी अब थक चुकी थी, लेकिन अर्नव ने फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया। अवनी को ऐसा लग रहा था कि मानो अर्नव एक जानवर बन चुका है जिसे कोई नहीं रोक सकता। फाइनली सुबह अर्नव ने अवनी को छोड़ा और उसके ऊपर ही सो गया। अवनी भी थककर सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर 3 बजे अर्नव की आंख खुली और उसने एक नजर अवनी के चेहरे को देखा, जो पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसने देखा कि बेडशीट में कुछ लाल रंग लगा हुआ है। वो उठा और अपने वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से निकला और अपने स्टडी रूम में चला गया। दोपहर 4 बजे जब अवनी की नींद खुली तो उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। फिर उसने दिमाग में बीती रात की सारी बातें याद की। कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब सोचते ही अवनी की आंखों में आंसू आ गए। वो किसी तरह उठी और वॉशरूम में चली गई। अवनी जब वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर अपने लिए नए कपड़े देखे तो उसे पहनकर कमरे से बाहर निकल आई। कमरे से हॉल में आते ही उसने देखा कि अर्नव काउच में बैठकर डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। वो आगे आई और बोली, यू विन अर्नव, यू विन। अवनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्नव ने उसे बिना देखे कहा, यस आई ऑलरेडी विन बेबी। भगवान से दुआ करना कि मुझे तुम दोबारा कभी ना दिखो, क्योंकि अगर फिर कभी तुम दिखी तो शायद तुम्हारे फ्यूचर आशिक के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और तुम्हारे लिए भी। अवनी ने कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। आई हेट यू अर्नव, आई हेट यू। अवनी वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अर्नव ने पीछे से कहा, अपना सूटकेस तो ले लो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कुछ भी चीज यहाँ रहे। अवनी पीछे मुड़ी और अपना सूटकेस लेकर निकल गई। दूसरी तरफ अविनाभ को एक कॉल आया। अविनाभ ने फोन उठाते ही कहा, क्या अपडेट है? फोन से एक आदमी की आवाज आई, सर मिस अवनी अग्रवाल का नाम है, वो चली गई है। अविनाभ वहीं जम गया। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अवनी अगर सामने होती तो वो अभी उसका गला दबा देता। उसने फोन कट किया और खुद से कहा, अवनी तुमने ये सही नहीं किया मेरे साथ। इस घटना के 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में चीकू अपने पापा से बात करते हुए कहती है, डैड आपको कहा है ना मैं सारा काम संभालूंगी, तो आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना सारे काम संभालने के लिए। डैड ने कहा, इसीलिए तो मैं टेंशन लेता हूं चीकू, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। तो बस आप जब जानते हो तो मुझे सब संभालने दो। और वैसे भी मैं 3 साल से तो सब संभाल ही रही हूं ना, तो आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? चीकू के पापा ने कहा, मुझे ऑफिस की नहीं तेरी चिंता है। तो कब तक अकेले रहेगी? कभी तो तुझे किसी की जरूरत होगी। चीकू चिढ़ते हुए बोली, मैंने आपसे पहले भी कहा है मुझे कोई नहीं चाहिए, और मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ आप हो ना, तो बस। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मैं जा रही हूँ, ओके बाय। ये बोलकर वो वहां से निकल गई। ऑफिस में चीकू अपना काम कर रही थी कि तभी उसके कैबिन का डोर किसी ने खटखटाया। कम है। ये आदमी अंदर आया और बोला, अवनी मैम आपकी मीटिंग है 15 मिनट में। ओके मैं मीटिंग रूम में आ रही हूँ। और हाँ बिरला वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? आदमी ने कहा, मैम उस प्रोजेक्ट के लिए आपके डैड ने कहा है कि वो खुद उस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। अवनी बोली, ओके तुम जा सकते हो। फिर वो थोड़ी देर बैठी और अपना फोन चलाने लगी। तभी उसके फोन में एक नाम फ्लैश होने लगा। उसने कॉल उठाया और बोली, बोलिए डैड अब क्या काम है? प्रकाश जी ने कहा, बेटा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन वो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट है। अवनी ने पूछा, डैड तो प्रॉब्लम क्या है? प्रकाश जी बोले, प्रॉब्लम यह है कि मैं इस बार इंडिया जाकर ये प्रोजेक्ट नहीं संभाल सकता, क्योंकि मैं बिरला वाले प्रोजेक्ट को संभाल रहा हूँ और ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसे मैं किसी को भी नहीं दे सकता। इसमें हमारे लॉस और प्रॉफिट दोनों जुड़े। इंडिया का नाम सुनकर अभी जैसे कांप गई। उसने सीधे ही कहा, डैड मैं वो प्रोजेक्ट नहीं संभाल सकती, मुझे यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं। प्रकाश जी ने सवाल किया, बेटा ऐसा क्या है जो तू इंडिया नहीं जाना चाहती? कुछ हुआ है तो बोल। इन 3 सालों में तेरे मुंह से एक बार भी इंडिया का नाम नहीं सुना। हर प्रोजेक्ट में तो मुझे भेज देती है या किसी वर्कर को। अभी ने बात को खत्म करने की कोशिश करते हुए कहा, डैड मुझे इन सबके बारे में बात नहीं करनी है, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं संभाल रही हूँ। प्रकाश जी गुस्से में कहते, ठीक है अगर तू ये इंडिया वाला प्रोजेक्ट नहीं संभालेगी तो तुझे कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सारा मैनेज कर लूंगा। ये बोलकर प्रकाश जी ने फोन कट कर दिया। अभी कुछ ऐसे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। असल में प्रकाश जी को कुछ भी नहीं पता था कि इंडिया में अवनी के साथ क्या हुआ था। वो हमेशा अपने पास्ट को लेकर डरती थी कि कहीं उसे उन लोगों को फेस न करना पड़े जिससे वो कोसों दूर रहना चाहती थी। उसे आज भी वो रात याद थी, लेकिन वो कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करने देती थी। अवनी सोच में डूबी थी कि कैसे वो इंडिया जाने से खुद को बचाए, लेकिन इस बार उसके डैड हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए थे। वो सोच ही रही थी कि किसी ने डोर नॉक किया। अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई और गंभीरता के साथ बोली, कम इन। वही आदमी दोबारा से आया। उसने कहा, मैम प्रकाश सर ने आपको ये फाइल देने को कहा है। अवनी बोली, ओके यहाँ रख दो मैं देख लूंगी, तुम जाओ। फिर अवनी ने वो फाइल खोली। उसने जब ऊपर हेडिंग में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को देखा तो वो वहीं जमकर रह गई। उसकी आंखों से पेपर पर आंसू की एक बूंद गिर गई और आंसू अपने आप टपकने लगे। इसके बाद अवनी ने उस फाइल को जोर से झटक कर फेंक दिया। क्या एक बार फिर अवनी अर्नव और अविनाभ के सामने आने वाली है? क्या इतने दिनों में अर्नव और अविनाभ के रिश्ते सुधरे या हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं? क्या अभी कहीं उन दोनों भाइयों की जिंदगी में अवनी की जगह है? क्या वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं?
जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। इंडिया जाने के नाम पर अवनी बौखला चुकी थी, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और ऑफिस से घर के लिए निकल गई। अवनी अपने रूम में आई और अपने रूम को लॉक करके नीचे ही बैठ गई और वो सब याद करने लगी जो आज से 3 साल पहले हुआ था। उसने गुस्से से खुद से कहा, नहीं अवनी, तू रो नहीं सकती और तू कमजोर कैसे पड़ सकती। उसे भी पता होना चाहिए कि मैं उसके बिना कितना ज्यादा खुश हूँ। थोड़ी देर बाद वो उठी और अपने हॉल की तरफ बढ़ गई। वो डाइनिंग टेबल के पास गई और एक चेयर पर बैठ गई। उसने स्टाफ से कहा, लंच तैयार है? स्टाफ ने कहा, जी मैम। अवनी ने कहा, ओके प्लेट लगा दो। थोड़ी देर बाद ही सब डाइनिंग एरिया में पहुंच गए। सब अपनी सीट पर बैठे और लंच करने लगे। प्रकाश जी ने अवनी से पूछा, क्या तुम इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो या नहीं? अवनी खाना खाते हुए बोली, हाँ मैं इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हूँ। आप बता दे कब जाना है? प्रकाश जी खुश होते हुए बोले, मुझे पता था मेरी चीकू मुझे कभी नाराज नहीं करेगी। इस डील के लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। अवनी ने बस में जवाब दिया और फिर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। उन सबको ये देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि 3 साल से अवनी ऐसी ही थी। वो ज्यादा न किसी से बात करती थी और ना ही ज्यादा किसी से घुलती मिलती थी। ज्यादातर समय वो अपने रूम या अपने ऑफिस में ही बिताती थी। अवनी की मॉम रूही जी प्रकाश जी से कहती है, पता नहीं कॉलेज में रहकर इतना कैसे बदल गई और पता नहीं उस अभी ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या कर दिया जो मेरी बेटी इन 3 सालों में कभी हंसते हुए नहीं दिखी। हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका जिम्मेदार अभिनव है या कोई और। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने इन 3 सालों में अपना नाम और ज्यादा बना लिया था। इंडिया के बाहर भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज टॉप पर थी। इन 3 सालों में अर्नव कभी अपने घर में नहीं आया। वो हमेशा अपने मेंशन और अपने ऑफिस तक ही रहा। लेकिन अगर कोई चीज़ थी जो अवनी और अर्नव नहीं भूल पाए थे, वो थी उस रात की बातें। अर्नव अपने कैबिन में काम कर रहा था कि तभी उसके पास उसका मैनेजर आया और बोला, बॉस ऑस्ट्रेलिया के पीए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से जो मीटिंग थी वो सक्सेसफुल रही। इस प्रोजेक्ट पर वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन बॉस एक प्रॉब्लम है। पीए ग्रुप के जो ओनर है वो इस बार खुद ये प्रोजेक्ट नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन वो अपनी बेटी को भेज रहे हैं, वो ये प्रोजेक्ट संभालेगी। अर्नव गंभीर एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओके तो कब आने वाली है? अर्नव के मैनेजर ने कहा, कल आएगी बॉस। अर्नव ने कहा, ठीक है, उन्हें एयरपोर्ट लेने चले जाना क्योंकि प्रकाश अंकल ने अगर कुछ कहा है तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि उनकी बेटी का ध्यान रखूं, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अर्नव को नहीं पता था कि प्रकाश अंकल की बेटी कौन है, क्योंकि हमेशा से प्रकाश जी कंपनी को संभालते आए थे। 3 साल से अवनी की कंपनी चलाने के बावजूद भी प्रकाश जी ही इंडिया के मैटर्स संभालते थे, इसलिए अर्नव की कभी भी प्रकाश की फैमिली से बात नहीं हुई। लेकिन क्या होगा जब पता चलेगा कि प्रकाश जी की बेटी और कोई नहीं बल्कि अवनी। दूसरी तरफ अवनी अपना सूटकेस पैक कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही था। वो सोच कर पागल हो रही थी कि उनसे डील कैसे करेगी और कहीं उसके डैड को सब पता चल गया कि उसके साथ इंडिया में क्या हुआ था। अवनी अपना सूटकेस पैक करके डाइनिंग एरिया में आ गई। वो डिनर के लिए डाइनिंग टेबल की सीट पर बैठ गई। वहाँ सब लोग बैठे बस अवनी का ही इंतजार कर रहे थे। सब डिनर कर रहे थे, तभी प्रकाश जी ने अवनी से कहा, चीकू वहाँ अच्छे से काम करना क्योंकि उनसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। वैसे तुम्हें पता है तुम दूसरी वो इंसान हो जो वहाँ काम करने जा रही है, नहीं तो हमेशा मैं खुद उनके प्रोजेक्ट संभालता था। अवनी ये सुनकर कि उनके बहुत पहले से रिलेशन से मल्होत्रा के साथ, अवनी के गले में खाना अटक गया। वो जोर जोर से खांसने लगी। प्रकाश जी ने जब पानी दिया तो फाइनली उसकी खांसी रुकी। अवनी जल्दी से अपना खाना फिनिश करके अपने रूम में चली गई। वो रूम में आकर फूट कर रोने लगी। अवनी ने खुद से कहा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। कुछ देर रोने के बाद वो उठी और वॉशरूम चली गई। सुबह के 4 बजे अवनी की माँ रूही जी उसे जगाते हुए कहती है, उठो, कितना सोगी? तेरी आज 5 बजे की फ्लाइट है और तू अभी तक सो रही है। अवनी नींद में ही जवाब देते हुए बोली, प्लीज मामा थोड़ा सा सोने दो। रूही जी बोली, नहीं उठ तू। और ये कहते हुए अचानक से ब्लैंकेट खींची, जिससे अवनी अचानक उठकर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, मामा क्या है, सोने देती ना। रूही जी बोली, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो इस बार पानी डाल दूंगी तेरे ऊपर। अवनी ने कहा, अच्छा जा रही हूँ मैं। अवनी ने सोचा था कि वो जल्दी नहीं उठेगी, जिससे फ्लाइट में सो जाएगी तो उसे इंडिया नहीं जाना होगा, लेकिन उसकी मॉम तो सोच कर ही आई थी कि उसे इंडिया भेज कर रहेगी। अवनी बेड से उठकर वॉशरूम गई। थोड़ी देर बाद वो अपना बिजनेस सूट पहनकर वॉशरूम से निकली। जब रूही जी ने देखा कि अवनी आज भी बिजनेस सूट पहनकर जाने वाली है, तो वो अवनी के पास आई और बोली, आज भी तूने यही पहन लिया? अवनी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही है। अवनी ने कहा, हाँ। रूही जी ने कहा, नहीं आज तो ये कपड़े पहनकर नहीं जाएगी, कुछ अच्छे कपड़े पहनकर जा। अवनी ने कहा, लेकिन क्यों? कपड़े अच्छे हैं और वैसे भी मैं बिजनेस के काम के लिए जा रही हूँ, तो यही कपड़े सही है ना। रूही जी चिढ़ते हुए बोली, तू ये नहीं पहनेगी, और एक बात, तू इंडिया जा रही है तो इंडियन लुक में जाएगी। अवनी बोली, बट मॉम। रूही जी ने कहा, कोई मॉम नहीं, चल अब तू। रूही जी ने अवनी को खींचकर अपने साथ अपने रूम में ले गई और एक साड़ी निकाली अपने कपड़े से और अवनी को थमा दी। अवनी मुंह खोले और आंखें फाड़ी रूही जी की तरफ देख रही थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मॉम मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। क्या यार, मुझे ये सब नहीं पसंद है। रूही जी ने कहा, इट्स माय ऑर्डर। अवनी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ओके फाइन, पहन रही हूँ। रूही जी सुनकर अवनी को शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, तुझे साड़ी पहनना आता है? रूही जी की बातें सुनकर अवनी को वो दिन याद आया जब अर्नव उसे साड़ी पहनाना सिखा रहा था। अवनी को कहीं खोया देख रूही जी ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई? अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने रूही जी से कहा, मैंने यूट्यूब में देखकर सीखा साड़ी पहनना। फिर रूही जी वहाँ से चली गई और अवनी उस साड़ी को देखने लगी। आज से 3 साल पहले वो साड़ी पहनी थी जब वो और अर्नव कहीं जाते थे तब। थोड़ी देर बाद अवनी नीचे आई और बोली, मैं तैयार हूँ, अब चले। रूही जी ने देखा अवनी ने बड़ी ही सुंदर तरीके से साड़ी पहनी थी। ये देखकर रूही जी भी हैरान थी। अवनी अपना सूटकेस लेने अंदर चली गई। रूही जी ने ये देखकर कि अवनी अंदर गई है, प्रकाश जी से पूछा, प्रकाश जी आपने मुझे क्यों कहा कि मैं अवनी को साड़ी पहनाऊं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? और अवनी को इस प्रोजेक्ट के लिए बार-बार फोर्स क्यों कर रहे थे? आपने इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। रूही जी की बातें सुनकर प्रकाश जी स्माइल करते हुए बोले, मुझे नहीं पता कि अवनी के साथ इंडिया में क्या हुआ जो वो इतना चुप रहती, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अवनी को एक पार्टनर की जरूरत और अर्नव मल्होत्रा से अच्छा पार्टनर कोई नहीं हो सकता मेरी बेटी के लिए। ये सुनकर रूही जी के माथे पर चिकन आ गई। रूही जी प्रकाश जी से बोली, लेकिन अर्नव की तो पहले एक शादी हो चुकी है ना? प्रकाश जी बोले, हाँ लेकिन उस लड़की ने अर्नव को धोखा दिया था। मैं उस लड़की के बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अर्नव बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है और जितना टाइम भी मैंने अर्नव के साथ काम किया है मुझे उससे इतना ही पता चला है कि वो आज तक किसी लड़की के साथ नहीं रहा। और जहाँ तक कि उसकी एक्स वाइफ की बात है तो वो भी फैमिली के दबाव में हुआ था, ऐसी न्यूज़ आई थी। अवनी बहुत खुश रहेगी अर्नव के साथ। रूही जी परेशान आवाज में बोली, लेकिन हम उसे अपनी बेटी कैसे दे सकते हैं? उसका पहले से एक डाइवोर्स हो चुका है। प्रकाश जी ने रूही जी की बाजुओं को पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मेरी भी तो ये दूसरी शादी है और आप फिर भी मुझसे इतना प्यार करती है। इतना सुनकर रूही जी प्रकाश जी के गले लग गई और बोली, ठीक है अगर वो लड़का मुझे पसंद आया तो मैं हाँ कह दूंगी, लेकिन आपको लगता है अवनी फिर किसी से प्यार करेगी? प्रकाश जी ने कहा, जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, अगर मिलना होगा तो बेशक मिला देंगे।
थोड़ी देर बाद अवनी अपना सूटकेस लेकर हॉल में आ गई और देखा तो सामने उसका छोटा भाई रोहन भी खड़ा था। रोहन भी अपना सूटकेस लेकर आ गया। अवनी उसे देख रही थी, मानो वो पूछना चाह रही हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी रोहन अवनी के पास आ गया और बोला, दीदी मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। अवनी हैरानी से बोली, क्या? प्रकाश जी ने फिर कहा, हाँ चीकू, ये भी तुम्हारे साथ जा रहा है। ये सुनकर अवनी ने कुछ नहीं कहा, दोनों निकल गए एयरपोर्ट के लिए। दोनों फ्लाइट में बैठे और अवनी का दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा था, मानो बाहर आ जाएगा। जिस इंसान से वो इतना दूर चली गई थी कि उसका चेहरा भी ना देखना पड़े, वही इंसान आज उससे दोबारा मिलने वाला था। अवनी मन में बोली, देख अवनी, अपना काम करना है और वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलकर ऑस्ट्रेलिया जाना है। मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। क्या होगा जब अवनी और अर्नव सामने आएंगे? क्या ये ट्रिप कोई नई कहानी शुरू करेगी या नफरत की दीवार टूट जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। ऑस्ट्रेलिया से सुबह फ्लाइट उड़ान भरने के बाद कुछ घंटों के बाद दोपहर में मुंबई में फ्लाइट लैंड हुई। जैसे अवनी और रोहन इंडिया पहुंच गए, दोनों के एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके सामने एक आदमी आया जो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो आदमी बोला, बॉस ने आप दोनों को लेने के लिए भेजा मुझे। अवनी ये सुन सोचने लगी, मतलब अर्नव को भी पता है कि मैं आने वाली हूँ? और ये सोचते सोचते अवनी अपने भाई के साथ अर्नव के मैनेजर के साथ जाने लगी। अवनी और उसके भाई को नए फ्लैट पर अर्नव के मैनेजर ने ड्रॉप किया और कहा, मैम कल आप तैयार रहिएगा, बॉस पिकअप के लिए कार भेजेंगे। अवनी ने कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। अर्नव का मैनेजर तरुण बोला, लेकिन मैम बॉस का ऑर्डर है। अवनी बोली, आप अपने बॉस को समझा दीजिए कि मैं खुद आ जाऊंगी। ये कहकर अवनी अपने फ्लैट में चली गई। वहीं दूसरी तरफ इन सबसे अनजान अर्नव अपने ऑफिस में कामों में डूबा हुआ था। उसी दिन शाम के समय अवनी और रोहन लंच करने और घूमने के लिए बाहर निकले। अवनी बाहर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रोहन की जिद के आगे उसे जाना पड़ा। सबसे पहले वो लोग जुहू बीच पहुंचे। जुहू बीच मुंबई की एक मशहूर जगह है और वहाँ की हवाओं में अलग ही जादू है। जब अवनी वहाँ पहुंची तो उसे लगा जैसे वो किसी जन्नत में आ गई हो। उसके मन में आया ऑस्ट्रेलिया में वो बात का जो इंडिया की हवाओं में है। अवनी साड़ी में ही थी और उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, उसे किसी की कमी महसूस हो रही थी। रोहन बोला, दीदी ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ तो अलग ही मजा है, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग कपल या फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आते हैं। दीदी हम लोग भी मॉम डैड को लेकर आएंगे यहाँ। अवनी ने कहा और कहीं और देखने लगी। उसकी आंखें उन कपल पर टिक गई जो रेत में दिल बना रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हंस रहे थे। वो मैरिड कपल थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि उनमें बहुत गहरा प्यार है। अवनी सोचने लगी, 3 साल पहले मैं भी अर्नव के साथ ऐसे ही तो रहती थी, लेकिन हम कभी बीच पर घूमने नहीं आए। तभी रोहन उसका बाजू पकड़कर हिलाने लगा, जिससे उसका ध्यान टूट गया। रोहन ने बड़े प्यार से कहा, दीदी आप कहाँ खो गई हो? अवनी बोली, अपने पुराने दिन याद कर रही थी। रोहन एक्साइटेड होकर बोला, सच में आप यहाँ हमेशा आती थी क्या? अवनी ने कहा, नहीं कभी कभी आती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। दोनों कुछ देर और बातें करने के बाद अगली जगह निकल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों मरीन ड्राइव पर पहुंच गए। मुंबई की ये जगह बहुत मशहूर है। यहाँ लोग सिर्फ नजारे देखने नहीं बल्कि सुकून ढूंढने आते हैं। यहाँ कपल और दोस्तों का सबसे बड़ा जमावड़ा रहता है। रोहन और अवनी वहाँ आकर पत्थरों पर बैठ गए। अवनी ने अपने दोनों हाथ फैलाए और आंखें बंद कर ली। वो हवाओं और लहरों के शोर को आनंद से ले रही थी। उसके मन में पुरानी यादें तैरने लगी। उसने आंखें खोली और रोहन से कहा, तुझे पता है मैं यहाँ अक्सर आती थी निधि के साथ। ये मेरी फेवरेट जगह है। जब भी मुझे किसी चीज की टेंशन होती थी तो मैं यहाँ आकर समुद्र की लहरों को देखती थी। मेरी सारी थकावट और परेशानी गायब हो जाती थी। यहाँ से मेरी बहुत यादें जुड़ी है। अवनी ज्यादातर यहाँ अभिनव के साथ आती थी। इतने सालों में वो बेशक अभिनव को भूल चुकी थी, लेकिन निधि के साथ बिताए हुए पल आज भी उसे याद थे। तभी वहाँ से एक गोले वाला गुजरा। अवनी ने रोका, कहा, भैया एक मस्त सा गोला बना कर दीजिए, मेरे वाला रेड वाला, हरा और पीला डालना। रोहन ने भी वही ऑर्डर किया। दोनों उस ठंडी मीठे गोले का आनंद लेने लगे। फिर दोनों थक गए और वापस लौट गए, क्योंकि अगले दिन अवनी को ऑफिस जाना था और वहाँ से सबका सामना भी करना था। रात को दोनों ने डिनर किया और सो गए, लेकिन एक कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। वो अवनी का कमरा था। अवनी छत को घूर रही थी कि मानो किसी गहरी सोच में डूबी हूँ। उसके मन में चल रहा था, मैं उन सबको कैसे डील करूंगी, इस मुसीबत से कैसे निकलूंगी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो गई और वो सो गई, लेकिन कमरे की लाइट जलती रह गई। इन 3 सालों में वो रोज स्लीपिंग पिल्स खाती थी। जिस दिन वो दवा नहीं लेती थी उसे नींद नहीं आती थी। अगली सुबह अवनी को जगाते हुए रोहन कहता है, दीदी उठो दीदी। अवनी नींद में ही, सोने देना यार, दवाई का असर अब भी है, प्लीज सोने दे। रोहन ने कहा, मैं आपकी कोई बहाने नहीं सुनूंगा दीदी, उठो। रोहन ने ब्लैंकेट खींचा और अवनी गुस्से से उठी और बोली, क्या है भाई, क्यों तंग कर रहा है? रोहन ने कहा, आज आपको ऑफिस जाना है, आप भूल रही हो क्या? अवनी ने कहा, हाँ मुझे याद है, चली जाऊंगी मैं। रोहन ने कहा, ठीक है, लेकिन कॉल पे डैड है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। अवनी हैरानी से बोली, क्या? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, बात करो। रोहन ने जानबूझकर अवनी को फोन पकड़ा दिया और अवनी को ना चाहते हुए भी बात करनी पड़ी। अवनी ने कहा, हेलो डैड। कॉल पे प्रकाश जी की आवाज आई, कि मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम अपना काम टाइम से नहीं कर रही हो क्या? तुम मेरा नाम डुबाना चाहती हो? तुम्हें टाइम की कदर होनी चाहिए। पहले ही दिन ले जाना चाहती हो क्या वहाँ पर? तुम क्या चाहती हो? वो सब ये कहे कि मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया कि कैसे सब संभालते हैं, तुम यहाँ तो सबसे संभाल लेती थी, तो मुंबई में इतनी लेजी कैसे हो गई तुम? उनकी सारी बातें सुनकर अवनी रोहन को गुस्से से घूरने लगी। अवनी ने फोन में कहा, लेकिन उसकी आंखें रोहन को घूर रही थी। तुम वही डैड, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मैं अभी उठने ही वाली थी। अब मैं ऑस्ट्रेलिया तभी आऊंगी जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। प्रकाश जी खुश होते हुए बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, गुड लक। ये बोलकर प्रकाश जी ने फोन कर दिया। रोहन वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी अवनी ने उसे रोक लिया और कहा, चलो भाई तुमसे कुछ जरूरी बात निपटानी है। रोहन बोला, देखो बहन, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं डैड को बता दूंगा। ये बोलकर वो साइड से भाग गया और अवनी भी उसके पीछे भागने लगी। अवनी ने भागते हुए कहा, भाई तो वही रुक जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। रोहन वही रुक गया और सीरियस होकर बोला, डैड का फोन आ रहा है। ये सुनकर अवनी वही जम गई। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, पता नहीं आप क्यों फोन कर रहे हैं डैड। रोहन ने फोन को स्पीकर में रख दिया। तभी प्रकाश जी ने कहा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कार आएगी पिकअप करने के लिए चीकू को। अवनी ने फोन लेते हुए कहा, डैड मैं खुद चली जाऊंगी। प्रकाश जी ने कहा, मैंने कह दिया एंड इट्स माय फाइनल डिसीजन। अवनी छुट्टे हुए बोली, मैं आपसे कहीं क्यों रही हूँ, आपको तो मेरी बात मानी नहीं है। वो आएंगे, चली जाऊंगी मैं, बाय। ये बोल के अवनी गुस्से से फोन काट देती है और रोहन को फोन देकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अवनी तैयार होकर निकली और उसने स्ट्राइप डिजाइन की ब्लेजर और पैंट पहनी थी और अंदर व्हाइट कलर का टॉप पहना था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो किसी ऑफिस की सीईओ होगी। और वैसे भी अवनी डेली ही बिजनेस सूट पहनती थी। ज्यादातर लोग उसे इसी ड्रेस में देखते थे। वो सिर्फ घर में नॉर्मल ड्रेस पहनती थी। जब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आई थी तब से ही वो इंडियन कपड़े पहनना छोड़ दी थी। अवनी कार का वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद एक कार आई, वो उसमें बैठ गई और निकल गई। दूसरी तरफ अर्नव अपने कैबिन में बैठा और लैपटॉप में देखकर काम कर रहा था। वो सारी फाइल्स को चेक कर रहा था और उसके पास में उसका मैनेजर तरुण खड़ा था। अर्नव बोला, मैं सदवाला जाने वाली थी ना? तरुण ने जवाब दिया, यस सर, वो आ रही है, उनके लिए कार भेज दी। अर्नव ने सिर्फ मैं जवाब दिया और फिर अपना काम करने लगा। यहाँ अपनी कार में बैठी यही सोच रही थी कि वो कैसे अर्नव को फेस करेगी। उसके अंदर हजार सवाल और पुरानी यादें आ रही थी। ड्राइवर ने कहा, मैम हम आ गए।
अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई और एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। फिर वो बाहर निकली और ऊपर की ओर देखने लगी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। अवनी ये देख और नर्वस हो गई। अवनी अंदर आई और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज मी, अर्नब मल्होत्रा का कैबिन कहाँ है? फिर अवनी अपनी आईडी को दिखाते हुए बोली, माय नेम इज अवनी अग्रवाल। रिसेप्शनिस्ट स्माइल करते हुए बोली, टॉप फ्लोर पे उनका कैबिन। अवनी ये सुन लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट में खड़ी उसे सारी पुरानी यादें याद आ रही थी। घबराहट की मारी अवनी के होंठ कांप रहे थे। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो अवनी ने अपनी तितली जैसी पलकों को उठाकर सीधे देखा, जहाँ साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था CEO कैबिन अर्नब मल्होत्रा। उसका नाम पढ़कर अवनी की आंखें हल्की नम हो गई। अवनी ने अपनी फिंगर से अपनी आंखों में आते हल्के आंसू को रोक दिया और कैबिन का डोर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, यस कम इन। अंदर अवनी आई और जब अर्नब की नजर उसकी तरफ हुई तो वो एकदम शॉक रह गया। क्या अवनी और अर्नब एक साथ काम कर पाएंगे? क्या अवनी अपने साथ किए बर्ताव के लिए अर्नब को माफ कर देगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी अंदर आई और जब अर्नब की नजर उसकी तरफ हुई तो वो एकदम शॉक रह गई। अवनी ने शांत लहजे में कहा, हेलो, आई एम अवनी अग्रवाल, पीए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की CEO। अर्नब समझ चुका था कि अवनी ही प्रकाश अग्रवाल की बेटी है। अर्नब ने सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, तो आप हैं प्रकाश जी की बेटी, वेलकम टू माय ऑफिस। अवनी शांत होकर वहां बैठ गई और बोली, मेरे डैड नहीं आ सकते तो मुझे आना पड़ा ये प्रोजेक्ट संभालने के लिए। अर्नब की नजर सिर्फ अवनी पर गड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कि कहीं वो उसकी नजर से गायब न हो जाए। 3 साल बाद अर्नब ने अवनी को देखा था। अर्नब को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो किसी ने वापस से उसे जिंदा कर दिया। अवनी जब से आई थी तब से अर्नब से नजरें चुरा रही थी, मानो डर हो कि कहीं उसे देखकर वो इमोशन में आकर कुछ कहना दे। अवनी ने अपनी नजरें उठाकर एक नजर अर्नब को देखा और कहा, काम कब से शुरू करना है? अर्नब ने सीरियस टोन में कहा, आज से, अभी से। अवनी ने सिर लाया और दूसरी तरफ एक टेबल पर चली गई जिस पर अभी अभी तरुण ने फाइल रखी थी। अवनी वहां जाकर बैठ गई और फाइल पढ़ने लगी जो उसके लिए रखी हुई थी। अर्नब अवनी को घूरे जा रहा था। अवनी ने अपने मन में कहा, ऐसे मत देखो मुझे अर्नब, कहीं तुम्हें देखकर अपना कंट्रोल न खो दूं। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर तुम्हारा सामना करने आई हूं। मत देखो ऐसे मुझे, वो रात याद आ जाती। कितनी अजीब बात है, हम पास होकर भी इतने दूर हैं कि कभी नहीं मिल सकते। नहीं, तुझे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा और कुछ भी नहीं सोचना है। तू इस इंसान को मुड़कर कभी नहीं देखेगी। अर्नब का फोन बजने लगा तो वो फोन अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। तभी थोड़ी देर बाद एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ अंदर आई। वो बच्ची लगभग 2 साल की होगी। वो छोटी सी बच्ची अपने छोटे से होंठ से एक ही बात बोल रही थी, पापा। उसे देखकर अवनी के होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आई। अवनी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कहा, बेटा आप यहाँ कैसे आए? वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची अवनी को देखकर उसकी नाक को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ने लगी। अवनी उसे देखकर उसके साथ खेलने लगी। अवनी ने उस बच्ची से कहा, हेलो मेरा बच्चा, आप यहाँ कैसे आई और किसे ढूंढ रही हो? वो बच्ची सिर्फ पापा बोल रही थी। अवनी को लगा कि शायद वो अपने डैड को ढूंढ रही है। तभी एक लड़की जो अवनी की उनकी लग रही थी अंदर आई और बोली, ये लड़की यहाँ है, मैं इसे पूरी जगह ढूंढ रही थी और ये यहाँ मिल रही है। थैंक यू, आपने इसे ढूंढ दिया। ये कहकर लड़की ने अवनी की गोद से बच्ची को ले लिया और बोली, वैसे आप यहाँ एम्प्लॉय है क्या? अवनी हल्की सी स्माइल के साथ बोली, नहीं, मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट के काम से आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ कुछ समय तक रहूंगी, फिर ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। उस लड़की ने कहा, मैं यहाँ अर्नब जी को खाना देने आई थी। ये सुन अवनी हैरान थी। तभी अर्नब कैबिन में आया और उसने देखा कि वैशाली और मायरा, जो उस बच्ची का नाम है, अवनी के सामने खड़ी है और अवनी और वैशाली बातें कर रहे थे। अर्नब अंदर आकर गुस्से से वैशाली को बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैशाली बोली, अरे अर्नब जी आप आ गए, आपकी मायरा कब से आपका इंतजार कर रही थी और एक आप हो, अपनी बच्ची को याद भी नहीं करते। अर्नब ने जल्दी से मायरा को अपनी बाहों में ले लिया। मायरा खुशी से खिलखिलाते हुए बोली, पापा। अर्नब ने अपनी नाक को मायरा की नाक से टच करते हुए कहा, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा था। ये सब देख मानो अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मतलब ये अर्नब की वाइफ है और वो अर्नब की बच्ची। अर्नब ने शादी कर ली। अवनी वहाँ फूट फूट कर रोना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अर्नब ने अवनी को टॉन्ट मारते हुए वैशाली से कहा, मायरा को अनजान लोगों से दूर रखा करो और तुम भी ज्यादा अनजान लोगों से खुला मिला मत करो, समझी? वैशाली ने ना समझी में कहा, मैं कहा किसी अनजान लोगों से मिली? अर्नब ने अवनी को देखा तो वो चुपचाप इधर उधर देख रही थी। अर्नब ने फिर से अवनी को टॉन्ट मारते हुए कहा, वैसे भी मिस अग्रवाल की तो कोई बच्ची है नहीं, तो वो तुम्हारी बच्ची को कैसे संभाल पाएंगी? इसलिए मुझे डर है कि कहीं मायरा को मिस अग्रवाल गिरा ना दे। ये सुन अवनी ने सपाट लहजे में कहा, जरूरी नहीं है मिस्टर मल्होत्रा की जिसके बच्चे ना हो वो बच्चे संभाल नहीं सकते। आई एम श्योर वैशाली जी की भी फर्स्ट बेबी है, लेकिन फिर भी वो संभाल लेती है ना, तो मैं भी मायरा को संभाल ही लेती। वैशाली ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, आप भी क्या बात लेके बैठ गए? चलो मैंने आपके लिए लंच लाया है, खा लो। वैशाली ने टिफिन निकाला और अर्नब को कहकर तरुण से प्लेट मंगवा ली। फिर उसने खाना सर्व किया। वैशाली ने खाने को देखा तो सिर्फ अर्नब जितना ही था। फिर उसने माफी मांगने वाले लहजे में अवनी से कहा, सॉरी हमें नहीं पता था कि आप भी इनके साथ शादी में होंगी, नहीं तो हम दोनों के लिए खाना लेकर आते। अवनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कैंटीन ही जा रही थी। ये बोलकर अवनी वहां से निकल गई और अर्नब समझ रहा था कि अवनी हर्ट हुई है। उसकी आवाज से ही समझ आ रहा था कि वो कभी भी रो देगी, लेकिन अर्नब को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्यों हर्ट हुई है। अर्नब ने मन में सोचा, कहीं वो इसीलिए तो हर्ट नहीं हुई है क्योंकि वो अभिनव की बच्ची है। ये सोचते ही अर्नब की मुट्ठियां कस गई और उसकी नसें दिखने लगी। तभी वैशाली ने कहा, अर्नब जी अब तो आप अपने घर चलिए, आप कब तक ऐसे अकेले रहेंगे उस मेंशन में? मुझे नहीं पता कि आप दोनों भाइयों के बीच क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप उस घर को और अभिनव जी को बहुत मिस करते हैं और अभिनव जी भी आपको बहुत याद करते हैं, हमेशा आपके बारे में बातें करते हैं। अर्नब बिना एक्सप्रेशन के बोला, देखो वैशाली, आप मेरे लिए लंच लाती हो और मायरा को भी लाती हो और इतना ख्याल रखती हो, मैं इसीलिए आपसे जुड़ा, लेकिन मेरा उस घर से कोई रिश्ता नहीं है। अपनी कैंटीन में जाकर अपना लंच करने लगी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नम थी। वो बस यही सोच रही थी कि इन 3 सालों में कितना कुछ बदल गया था। अवनी ने मन में कहा, अर्नब ने दूसरी शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं चला। उसने मुझे कितनी आसानी से भुला दिया और एक मैं हूँ जो उस रात को आज भी याद करती हूँ। काश मेरी कभी उस इंसान से शादी न हुई होती, काश मेरी जिंदगी में वो पल न आया होता। मैं कभी माफ नहीं करूंगी अर्नब को। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें दोष क्यों दे रही हूँ जबकि मैं जानती हूँ कि इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। जब तुम आगे बढ़ चुके हो तो मुझे भी फैसला लेना होगा। थोड़ी देर यूं ही सोचने के बाद अवनी ने अपने डैड को कॉल लगाया और कहा, डैड वो मैं। प्रकाश जी ने पूछा, वो क्या हुआ? अवनी बोली, वो डैड मैं वो आपने लंच किया? प्रकाश जी ने कहा, हाँ मैंने कर लिया चीकू, और तुमने? अवनी ने कहा, हाँ मैंने भी कर लिया डैड। प्रकाश बोले, चीकू तू परेशान लग रही है, कुछ हुआ है क्या? अवनी अपने दर्द को छुपाते हुए बोली, नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और मैं अभी लंच ही कर रही हूँ। अच्छा चलो बाय, आपको शाम में कॉल करती हूँ। ये कहकर अवनी ने फोन काट दिया और खुद से बोली, मैं डैड को कह क्यों नहीं पाई, ये मैं क्या बन गई हूँ, क्या बना दिया है अर्नव तुमने। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि अर्नव, वैशाली और मायरा तीनों कैंटीन में आ रहे थे। ये तीनों आए और सब अपनी सीट पर बैठ गए और अर्नव ने कप केक ऑर्डर किया और मायरा से बात करने लगा। क्या अवनी खुद को संभाल पाएगी? क्या उसके जज्बात हावी हो जाएंगे? क्या वो कभी वैशाली का सच जानेगी? और क्या कभी अवनी और अर्नव का बीता हुआ? कैंटीन में जब अवनी की नजरों से अर्नव की नजरें मिली तो अवनी झेप गई और उसकी आंखों से एक आंसू उसके गाल पर आ गया। अर्नव ने नहीं देखा कि अवनी रो रही है, लेकिन फिर भी अर्नव की नजरें सिर्फ अवनी को ही देख रही थी। वो चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा था। तभी कैंटीन के एफएम पर एक सॉन्ग बजने लगा और उस गाने में अवनी और अर्नव कहीं खो गए। थोड़ी देर गाना चलने के बाद ही एफएम में कुछ गड़बड़ होने की वजह से एफएम और गाना दोनों बंद हो गए। गाने में डूबी हुई अवनी होश में आई और अर्नव को देखा जो मायरा को कप केक खिला रहा था। तो उसके दिल में जोर का दर्द हुआ। अवनी के होठों से अपने आप बाकी आगे का गाना निकल गया और वो अपनी आंखों को बंद किए गुनगुना रही थी, जिसकी वजह से सबका ध्यान उसके ऊपर चला गया। अर्नव भी उसे ही देखने लगा। अर्नव का मन बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन वो खुद को मजबूत किए बैठा रहा। अवनी गाकर वहां से बिना किसी से नजर मिलाए चली गई। ये देखकर अर्नव का चेहरा तमतमा गया। उसने साफ देख लिया था कि अवनी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके मन में ये गहरी धारणा बैठ गई कि अवनी अविनव के लिए रो रही है, क्योंकि अविनव अब किसी और का हो चुका था। ये सोचते ही उसके भीतर का गुस्सा जैसे ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। अर्नव बिना किसी से कुछ कहे गुस्से से कैंटीन से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आहट तक गुस्से से भरी हुई थी। वैशाली सब कुछ चुपचाप नोटिस कर रही थी कि कैसे अर्नव की नजरें अवनी पर थी, कैसे अवनी का चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसे साफ लग रहा था कि इन दोनों के बीच कोई गहरी कशमकश चल रही है और ये सोचकर उसके दिल में हल्की सी खुशी भी आई कि शायद फाइनली अर्नव के दिल में किसी के लिए जगह बनी है। लेकिन फिर भी वो उलझन में ही थी कि आखिर उनके बीच हुआ क्या है। उधर अवनी अपने कैबिन में बैठी सोच रही थी। आंखें अभी लाल थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक जोर से दरवाजा खुला और अर्नव अंदर आया। उसके कदमों की रफ्तार और आंखों की आग ने अवनी को हिला दिया। उसने अवनी की बाजुओं को कसकर पकड़ लिया, इतना कसकर कि दर्द से अवनी की सांसें अटक गई। अर्नव ने उसे पीछे दीवार से सटा दिया। उसका चेहरा बेहद करीब था और दांत पीसते हुए वो बोला, तुम ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो? मेरी बात अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लो। वैशाली और मायरा से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। ये बोलकर अर्नव पीछे मुड़ा और भारी कदमों से वहां से चला गया। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ कैबिन में सन्नाटा पसर गया। अवनी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें नम थी और वो सुन्न सी हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा, जैसे अभी उसे उम्मीद थी कि अर्नव लौटकर वापस आएगा। लेकिन जब तक उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रही कोई नहीं आया। वो गहरी सांस लेकर वहीं दीवार से टिक गई। कुछ पलों बाद खुद को संभालते हुए उसने बैग उठाया और भारी कदमों से बाहर निकल गई। ऑफिस की गलियों से गुजरते हुए उसके कदम थके और टूटे हुए से लग रहे थे। बाहर आकर उसने बिना सोचे समझे कदम बढ़ाए और थोड़ी ही देर में खुद को पास के पार्क में पाया। ये पार्क मल्होत्रा ग्रुप ऑफिस के सामने ही था, जहाँ वो अक्सर लोगों को हंसते बच्चों को खेलते देखती थी। लेकिन आज उसे वहाँ की हर आवाज़, हर हंसी, हर खेल चुभ रहा था। वो धीरे से खाली बेंच पर बैठ गई और बैग को अपने पास रख लिया। उसकी आंखें फिर से भर आई। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि उसकी गलती आखिर क्या थी। उसने तो बस मायरा को अपनी गोद में उठाया था। उसे अपने बच्चे की याद आ गई थी, उस बच्चे की जो उसके जीवन में आया तो था, मगर उसके हिस्से में ज्यादा समय तक ठहर नहीं पाया। वो सच चाहकर भी छुटला नहीं पा रही थी कि पिछले 3 सालों से वो इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई थी। अवनी ने धीरे से अपना हाथ पेट पर रखा, जैसे अभी वहाँ कोई नन्हा एहसास छुपा हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो खुद से बड़बड़ाने लगी, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी इतनी खाली क्यों हो गई? मैं यहाँ क्यों आई? क्यों मैंने सोचा कि यहाँ आकर सब ठीक होगा? बेबी तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? हम सबके बीच रहकर भी मैं अकेली हूँ। 3 साल हो गए, लेकिन मेरे लिए हर दिन वही पल दोहराता है जब तुम मुझसे दूर चले गए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था। वो बेंच की पीठ पर सिर टिकाकर पीछे झुक गई, थकी हुई टूटी हुई सी। उसने आंखें बंद कर ली। उसे वो गुजरा पल याद आ रहा था। अवनी अपने इंडिया वाले फ्लैट में अकेली बैठी थी। कमरा बिखरा हुआ था और खामोशी का बोझ चारों तरफ पसरा था। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करेगी। तभी दरवाजे की आहट हुई और निधि अंदर आई। निधि ने बेडरूम में आकर उसे गले लगा लिया और बोली, क्या सोच रही है अवनी? अवनी ने अपनी नम आंखें छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, तू बता तू कैसी है? निधि ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन तू बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। ये क्या हाल बना लिया है खुद का? एक बार आईने में जाकर देख, कैसी हो गई है तू अवनी? ज्यादा मत सोच, जो हुआ सो हुआ, वो तेरा पास था, अब उसे भूल जा। अवनी कुछ कह पाती उससे पहले ही अचानक उसका चेहरा बिगड़ा और उसे नीचे आने लगी। वो तेजी से उठी और बाथरूम की ओर भागी। वहां जाकर उसने बेसिन पकड़कर उल्टियां करनी शुरू कर दी। ये देखकर निधि घबरा गई और तुरंत उसके पास पहुंची। उसने अवनी को संभाला और हड़बड़ाकर डॉक्टर को कॉल किया। कुछ देर बाद जब डॉक्टर आए उन्होंने अवनी का चेकअप किया। अवनी बेड पर लेटी हुई थी, बेहद कमजोर और थकी हुई। उसके होंठ सूख चुके थे, मगर दिल के किसी कोने में अचानक खट्टा खाने की इच्छा थी, जिससे उसने किसी से शेयर नहीं किया। डॉक्टर ने पूरी तरह से चेकअप किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, खुशखबरी है, पेशेंट मां बनने वाली है, शी इज प्रेग्नेंट। अवनी हकलाते हुए डॉक्टर से बोली, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मैं प्रेग्नेंट हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। निधि ने उसे समझाया, अवनी तू ज्यादा टेंशन मत ले। अवनी ने अपने पेट पर हाथ रखा और खुद से मन में कहा, मैं इस बच्चे को कैसे संभालूंगी? अवनी उस रात को अभी तक भुला नहीं पाई थी, क्योंकि उसके ऊपर एक और मुसीबत आ गई थी। अवनी ने खुद को संभाला, खुद से कहा, अवनी तुझे स्ट्रांग बनना होगा, तुझे इस बच्चे को जन्म देना होगा। ये सोचते ही उसके अंदर पता नहीं कहां से एक उम्मीद जाग उठी। उसने फैसला ले लिया था कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। अवनी चाहती थी कि इस बच्चे को दोनों का प्यार मिले, इसीलिए वो अर्नव के मेंशन में गई जहां अर्नव रहता था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अवनी नहीं चाहती थी कि अर्नव अपने बच्चे से दूर रहे। जब वो मल्होत्रा मेंशन पहुंची तो उसके पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। उसे फिर से वो रात याद आने लगी। लेकिन वो अंदर गई और सिक्योरिटी गार्ड से बोली, अर्नव मल्होत्रा अंदर है? गार्ड ने कहा, जी वो अंदर ही है। सिक्योरिटी गार्ड अवनी को जानता था। अर्नव ने सबको कह रखा था कि अवनी उसकी वाइफ है और उसे अंदर आने की परमिशन दी जाए, लेकिन अर्नव ने अवनी को ये जाहिर नहीं होने दिया था कि उसने उसे यहाँ आने से नहीं रोका। अवनी बिना कुछ कहे अंदर चली आई। वो सोफे पर बैठकर अर्नव का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद स्टडी रूम से एक लड़की चली आ रही थी। अवनी ने उसे देखा और सोचा कि शायद ही कोई अर्नव की वर्कर होगी। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ चुपचाप बैठी रही। उस लड़की का नाम जीविका था। जीविका ने जब देखा कि अर्नव के घर पर एक लड़की आई हुई है तो उसने सोचा कि वो लड़की शायद अर्नव की खास होगी। ये सोचते ही जीविका को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अवनी के सामने गई और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अवनी ये सुनकर बोली, मुझे अर्नव से मिलना है, वो कहाँ है? जीविका बड़ी ही एटीट्यूड में बोली, लेकिन अर्नव अभी किसी से नहीं मिलना चाहते, तुम यहाँ से जा सकती हो। अवनी ने जीविका को घूरकर देखा और कहा, तुम कौन होती हो मुझे ये समझाने वाली? जीविका गुस्से से बोली, जीविका मेरा नाम है मेरा,
मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, 2 टके की औरत। ये सुनकर तो अवनी का दिमाग ही घूम गया। वो भले ही मजबूत थी लेकिन आज भी वो अवनी ही थी, एकदम मजबूत, ना किसी से डरने वाली। अपनी सोफे से उठी और जीविका की ओर देखा और कहा, अपनी हद में रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। चलो मैं ही बता देती हूँ, मैं अर्नव की वाइफ हूँ। क्या अर्नव और अवनी की गलतफहमी उनके रिश्ते को और तोड़ देगी? क्या अवनी का अतीत और उसकी अधूरी ममता उसे अर्नव से और दूर कर देगी या पास लाएगी? और जीविका का अचानक बीच में आ जाना अर्नव और अवनी के रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती क्यों साबित हुई? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी ने जब कहा कि मैं अर्नव की वाइफ हूँ, ये सुनकर जीविका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उसने कभी भी अर्नव की वाइफ को नहीं देखा था। और कुछ महीने पहले तो ये न्यूज आई थी कि दोनों अलग हो गए हैं। इसीलिए जीविका ने अवनी से कहा, तुम दोनों तो अलग हो गए थे ना? जीविका के सवाल पर अवनी कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि जीविका के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी अर्नव स्टडी रूम से निकलकर बाहर आया। उसने दोनों की बातें सुन ली थी। अर्नव आते हुए बोला, मिस जीविका, मिलो मेरी एक्स वाइफ अवनी अग्रवाल से। ये सुनकर जीविका के होठों पर एक सरकास्टिक स्माइल झलकने लगी। जीविका अवनी से बोली, तो आप अर्नव की एक्स वाइफ हो? ग्रेट, लेकिन मैंने तो आपको खुद से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। आई एम जीविका मेहरा, अर्नव की सबसे करीबी अंकल की बेटी और अर्नव की सबसे क्लोज फ्रेंड। अवनी बस अर्नव को भी देख रही थी। वो देख रही थी कि अर्नव को इन सबसे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। जीविका ने आगे कहा, अवनी बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम बीच में नहीं आती तो आज हम दोनों की शादी हुई होती। और क्योंकि तुमसे पहले मेरी बात चल रही थी, मैं लंदन में थी, इसलिए उस वक्त आ नहीं पाई। लेकिन शायद भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपने दोस्त को पाने का। जीविका ऐसे कह रही थी जैसे वो मजाक कर रही हो, लेकिन अवनी अच्छे से समझ रही थी कि वो सब कुछ उसे नीचा दिखाने के लिए बोल रही है। अवनी अब और नहीं सुन सकती थी। उसने घूरकर जीविका को देखा और कहा, होगी तुम अर्नव की दोस्त, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए मुझे सिर्फ अर्नव से बात करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कह के अवनी बिना कुछ कहे अर्नव के मास्टर बेडरूम में चली गई। अवनी को अंदर जाते देखकर अर्नव ने जीविका से कहा, जाओ जाके स्टडी रूम में बैठो, मैं आता हूँ। जीविका उदास होकर बोली, अर्नव तुमने अपनी एक्स वाइफ को आने क्यों दिया? ये 2 कौड़ी की औरत ने तुम्हें कितना परेशान किया है, और तुम कि उसे आज भी अंदर आने की परमिशन देते हो? अर्नव ने शांत लहजे में कहा, जीविका गो टू द स्टडी रूम। ये कहकर अर्नव वहां से अपने मास्टर बेडरूम में चला गया। मास्टर बेडरूम के अंदर आते ही अर्नव अवनी के पास गया और कुछ कहने से पहले ही उसने अवनी को कमर से पकड़ लिया और उसे अपने करीब कर लिया और उसके बैग की चेन खोलने लगा। अवनी को जब ये महसूस हुआ तो वो उससे छूटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन अवनी कुछ कहती इससे पहले अर्नव ने उसके मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ? क्या तुम उस रात को भूल नहीं पा रही हो और इस वजह से तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, है ना? अवनी कुछ कह नहीं पा रही थी। अर्नव की जानवर जैसी हरकत को देखकर अवनी को खुद के फैसले पर गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ आई ही क्यों? अर्नव ने एक झटके में अवनी की बैग की चेन खोल दी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, उससे पहले ही अवनी ने खुद को छुड़ाया और अर्नव से दूर हो गई और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। अवनी गुस्से से बोली, तुम जानवर बन गए हो अर्नव। अर्नव एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए बोला, तो तुम यहाँ मेरे साथ सोने नहीं आई हो? मुझे तो लगा था तुम्हें कोई मिला ही नहीं होगा, तो तुमने सोचा होगा कि मेरे पास ही आना बेहतर है। अवनी अपनी नम आंखों से बोली, तुम जानवर हो अर्नव। मैं जिस इंसान से शादी करी थी वो मुझसे प्यार करता था, और आज जिससे मिल रही हूँ वो जल्लाद बन चुका है। अवनी कहकर वहां से गुस्से और नम हुई आंखों को छुपाते हुए निकल गई। अर्नव बिल्कुल शांत था, लेकिन दर्द उसके दिल में भी हो रहा था। ये बात कोई जानता नहीं था कि असल में अर्नव है कौन। क्या सच में वो बस एक बिजनेस टाइकून था, या और भी कुछ था जो अवनी कभी नहीं जानती थी? अवनी अपने फ्लैट में जाकर बेड पर लेट गई और बेसुध होकर ऊपर दीवार को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक भी आवाज नहीं थी। खामोश आंखों से वो बस ऊपर की तरफ देखे जा रही थी। निधि अपने जॉब से अवनी के फ्लैट में आई। जब अवनी अपने फ्लैट में आई थी, निधि उसके साथ ही रह रही थी। निधि अवनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। निधि अंदर आई और बैग को रखते हुए अवनी के पास गई और बोली, क्या हुआ अवनी? तू ऐसे रो क्यों रही है? तुझे कहीं पेन हो रहा है क्या? अवनी बेसुध होकर ऊपर देखते हुए बोली, तकलीफ तो हो रही है, क्या हो रही है तकलीफ? अवनी ने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अवनी ने आगे कहा, निधि ऐसी कोई जगह है जहाँ कोई तकलीफ ना हो? निधि उसे ऐसी बेसुदगी में पड़े बातें करते हुए देखकर बोली, तेरा बच्चा है, तू अकेली थोड़ी है, तेरी फैमिली है ऑस्ट्रेलिया में, और हम है ना, तेरा बच्चा और मैं। अवनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, क्या मुझे लेकर जाऊंगी उनके पास? क्या बोलूंगी मैं? आपकी अवनी प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बच्चे के बाप ने मुझे डाइवोर्स देकर छोड़ दिया। अवनी फिर अपना सर झुकाकर धीमी आवाज में बोली, मैं नहीं जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया, मैं यहीं रहूंगी और अपने बच्चे को बड़ा करूंगी। तू साथ देगी ना निधि? निधि अवनी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, हाँ मैं तेरे साथ हूँ, अब तू रोना बंद कर और स्ट्रॉन्ग बन। मैं नहीं चाहती मेरा छुटकू बड़ा होकर ये बोले कि मेरी माँ वीक है। अवनी सुनकर स्माइल कर दी और बोली, ना उसकी माँ वीक है और ना मेरा बच्चा वीक होगा, मैं उसे दुनिया की सारी खुशी दूंगी। ऐसे ही हंसते खेलते पल में 3 महीने बीत गए। अवनी अब बहुत खुश रहने लगी थी। वो धीरे धीरे खुद को उस समय से बाहर निकाल रही थी और उसकी वजह था उसका बच्चा। उसे एक माँ वाली फीलिंग आ रही थी। जब निधि अपने जॉब पर जाती तो अवनी अपने पेट में पल रहे बच्चे से बातें करती, उसे सब बताती और अवनी नई नई डिशेस बनाती। अब अवनी पहले से बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाने लगी थी। वो पूरे दिन खाना बनाती, वीडियो गेम्स खेलती, ब्लॉग बनाती। अवनी ये सारे पल कैप्चर कर लेना चाहती थी। इन 3 महीनों में अवनी कहीं भी बाहर नहीं गई थी। वो बस गार्डन में टहल लेती थी या घर पर काम करके टाइम पास कर लेती थी, और बाहर का सामान जॉब से आते वक्त निधि ले आती थी, जिससे अवनी को कहीं जाना ही नहीं पड़ता था। अब अवनी को बाहर जाने का मन कर रहा था। उसने निधि को कॉल किया और कहा, निधि यार मुझे बाहर जाना है, अब गई हूं मैं घर में रह रहकर, प्लीज यार बाहर जाने दे। निधि ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तू प्रॉमिस कर कि तू अपना ध्यान रखेगी। अवनी ने कहा, आई प्रॉमिस, आप जाओ ना। निधि ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान से। अवनी ने कार की चाबी ली और स्टार्ट कर दी। वो आराम से चल फिर सकती थी, उसका पेट हल्का सा निकला था और उसमें वो कंफर्टेबल थी। अवनी शॉपिंग के लिए निकल गई। उसने मॉल के सामने अपनी कार को रोका और बाहर निकल गई। अवनी अंदर गई और ड्रेस लेने लगी। आज उसने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, लेकिन अवनी को कहाँ पता था कि उसका निकलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अवनी ने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने बच्चे से बोली, देखा कि नहीं आपने, मैंने अपने लिए और आपके लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। मॉम बेस्ट है ना, सच बताना। ये कह के अवनी कार में बैठी और कार को स्टार्ट कर दिया। अवनी ने सोचा कि रोड से अगर वो जाएगी तो ज्यादा टाइम लगेगा और जाम भी रहेगा, इसलिए उसने शॉर्टकट गली ले ली और वहां से जाने लगी। अवनी एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ी थी और एक हाथ से निधि को कॉल मिला रही थी। निधि ने फोन उठाया और कहा, हेलो। अवनी ने पूछा, घर आ गई क्या? निधि बोली, हाँ, और तू कहाँ है? अवनी बोली, मैं बस आई रही हूँ, कार में हूँ। लेकिन तभी एक आवाज निधि के फोन में गूंज गई। निधि को एहसास हो गया कि अवनी का एक्सीडेंट हुआ है। निधि चिल्लाते हुए बोली, हेलो अवनी, हेलो, कुछ तो बोल अवनी।
निधि घबराते हुए फ्लैट से निकली और अवनी की कार को ट्रेस करने लगी। उसने पुलिस स्टेशन में भी कॉल कर दिया था। निधि उस लोकेशन पर पहुंची तो देखा कि एक कार पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और किसी का एक हाथ बाहर की तरफ निकला हुआ था। निधि उधर गई और अवनी को देखा जो खून से लथपथ थी। निधि वहीं शॉक में आ गई। निधि अवनी को निकालने की कोशिश करने लगी लेकिन उसमें इतना दम नहीं था कि वो निकाल सके और आसपास भी कोई नहीं था। वो एक सुनसान सी गली थी। थोड़ी देर में पुलिस भी आ पहुंची। पुलिस वहां आके सबसे पहले अवनी को निकाली। उसके बाद अवनी को हॉस्पिटल ले जाया गया और ओटी में शिफ्ट किया गया। निधि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। निधि बार-बार इधर से उधर चक्कर लगाई जा रही थी टेंशन के मारे। क्या अर्नव का ठंडा रवैया अवनी को हमेशा के लिए उससे दूर कर देगा या उनके बीच की कड़ी सच्चाई कोई नया मोड़ लाएगी? और क्या नियति फिर से अवनी को उसकी सबसे बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा करने वाली है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी को ओटी में शिफ्ट किया गया था और निधि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। निधि टेंशन के मारे इधर उधर चक्कर लगाई जा रही थी। 4 घंटे बाद डॉक्टर ओटी से निकले और पुलिस और निधि के पास जाकर बोले, देखिए ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, उन्हें इंटरनल इंजरी हुई है, वो भी ठीक है, उन्हें कल तक होश आ जाएगा, लेकिन सॉरी हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और निधि वहीं खड़ी सोच रही थी कि ये सारी बातें वो अवनी को कैसे बताएगी। अवनी को एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया। पूरी रात निधि अवनी के वार्ड में बैठी रही। सुबह 4 बजे जब निधि की आंखें भी बंद होने लगी तो वो भी बैठे बैठे ही सर टिकाकर सो गई। सुबह 11 बजे अवनी की आंख खुली। उसने देखा कि वो कहीं और थी, कि उसका रूम नहीं था। जब उसने हाथ को उठाने की कोशिश की तो उसे दर्द हुआ। जब उसने अपने हाथ को देखा तो उसके हाथों में सलाइन की पाइप लगी हुई थी। अवनी ने जब दूसरी तरफ सर घुमाया तो देखा निधि बैठे हुए ही सर टिकाकर सो रही थी। अवनी को अब सब याद आने लगा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। निधि की आंख खुल गई और उसने देखा कि अवनी उठ गई है। निधि अवनी से बोली, तू ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अवनी ने नम आंखों से कहा, मेरा बच्चा। ये सुनकर निधि एकदम से चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अवनी से क्या कहे। अवनी ने दूसरे हाथ से निधि की बाह पकड़कर हिलाते हुए कहा, मेरा बच्चा निधि, वो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है ना? निधि को ना चाहते हुए भी सच कहना पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाद में जाकर अवनी को और सदमा लगे। वैसे भी अवनी को पता चल ही जाता। निधि ने कहा, देख अवनी, तू बिल्कुल ठीक है और तू दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा है तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अवनी रोते हुए बोली, हाँ मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, लेकिन क्या वो अर्नव का बच्चा होगा? अर्नव मुझे अब कभी नहीं अपनाएगा। क्यों मेरे साथ ये सब होता है? क्यों? निधि की भी आंखों में आंसू आ गए। उसने अवनी को संभालते हुए कहा, देख अवनी, मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही होगी, लेकिन हर किसी को जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है और तुझे भी बढ़ना होगा। तू 1 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, इंडिया से दूर, जिससे तुझे ये सब याद भी नहीं आएगा और फिलहाल तुझे फैमिली सपोर्ट की भी जरूरत है। अवनी घबराते हुए बोली, नहीं मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं सब कुछ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। निधि भरोसा दिलाते हुए बोली, ठीक है मैं कुछ नहीं बताऊंगी। 4 दिन बाद अवनी को घर में लाया गया। निधि ने पूरी कोशिश की कि अवनी सब कुछ भूल जाए, लेकिन अवनी कुछ भूलना ही नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही अवनी की देखभाल और घर पर रहते रहते 1 महीना बीत गया। अवनी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया में भी खबर पहुंचा दी गई थी कि अवनी घर लौट रही है। ये सुनकर रोहित जी और प्रकाश जी बहुत खुश थे। रोहन उस वक्त हॉस्टल में था। वो आधा दिन हॉस्टल में और आधा दिन घर पर रहता था। अवनी ने भी बैग पैक कर लिया था। अवनी निधि से बोली, आज अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे सब मैनेज करती। आज मैं जैसी भी हूँ सब तेरी वजह से हूँ। तो जैसी बेस्ट फ्रेंड पाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। अपना ससुराल छोड़कर अपने दोस्त के साथ रहना सबके बस की बात नहीं होती। अवनी की बातें सुनकर निधि की आंखें भर आई। उसने स्माइल करते हुए कहा, और तूने जो मेरे लिए उस वक्त किया था वो भी सबके बस की बात नहीं होती। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हाँ कभी भी मेरी जरूरत हो कॉल कर देना। अवनी उदास मन के साथ ही अपने होठों पर मुस्कान लाकर बोली, सेम टू यू। अवनी इन 4 महीनों में मुस्कुराना भूल चुकी थी। वो पहले जैसी नहीं रही थी। हंसते खेलते पागलों जैसे हरकतें करने वाली वो अब जिंदगी में अकेलापन महसूस करने लगी थी। अवनी अपने फ्लैट से निकल गई और कार से एयरपोर्ट चली गई। वो अब कार नहीं चलाती थी। उसे डर लगता था जब भी कार चलाती तो उसे वो दिन याद आ जाता जिससे वो कांप जाती थी। ड्राइवर ने एयरपोर्ट के सामने कार रोकी और अवनी ने अनाउंसमेंट सुनी और अपना लगेज बैग लेकर अंदर चली गई। अवनी फ्लाइट पर बैठी थी और सब कुछ सोच रही थी। आज उसका इस जगह में आखिरी दिन था। वो हमेशा के लिए जा रही थी। उसकी आंखों में एक आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गया। वो अगर सबसे ज्यादा कुछ मिस करेगी तो अपने बच्चे को, जिसे वो खो चुकी थी। और दूसरा अर्नव के साथ बिताए वो पल वो चाहकर भी कुछ भुला नहीं पा रही थी। एक वक्त था जब अवनी खुद यहाँ से दूर जाना चाहती थी और अब वो मजबूरी में जा रही थी। अपने पुराने दिनों को अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछे। फिर वो वहाँ से उठी और अपने नए फ्लैट के लिए निकल गई। अवनी का पुराना फ्लैट जो 3 साल पहले यूज करती थी उसे अवनी ने छोड़ दिया था। अब उसे उस फ्लैट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शायद निधि ने ताला मार दिया था। अवनी अपने नए फ्लैट जिसे प्रकाश जी ने खरीदा था उसमें रह रही थी। अवनी कार ड्राइव करते हुए घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अर्नव अपने मल्होत्रा मेंशन के बार सेंटर पर बैठा लगातार पिए जा रहा था। अर्नव मदहोशी की हालत में बड़बड़ाया जा रहा था, आज भी तुम अवनी को भूल नहीं पाई जिसके लिए मैंने उस लड़की को मार दिया। अर्नव सोचते हुए उस पल में चला गया। फ्लैशबैक 3 साल पहले जब अवनी अर्नव से मिलने आई थी और अर्नव ने अवनी के साथ बदसलूकी की थी। तब अवनी वहां से गुस्से से निकल गई। अर्नव बिल्कुल शांत था लेकिन दर्द उसके दिल में था। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था असल में अर्नव है कौन। क्या सच में बस एक बिजनेस टाइकून था या और भी कुछ था जो अवनी नहीं जानती थी। अर्नव अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम में गया और जीविका को देखा जो बुक को ध्यान से पढ़ रही थी। जब जीविका ने देखा कि अर्नव आ चुका था तो वो सोफे से उठी और अर्नव की गले लग गई। अर्नव का चेहरा अभी एक्सप्रेशनलेस था। जीविका गले लगे हुए बोली, अर्नव यार तुम अपनी एक्स वाइफ को कह क्यों नहीं देते कि तुम्हारा पीछा छोड़ दे। जीविका को ऐसा लगता था कि अर्नव ने अवनी को डाइवोर्स दिया है, इसीलिए वो सोचती थी कि अर्नव के दिल में अवनी के लिए कुछ नहीं है। अर्नव ने जीविका की बाजू को कसकर पकड़ा और उसे खुद से अलग करके धकेल दिया। जैसे जीविका सोफे के ऊपर जा गिरी। अर्नव के चेहरे पे अब भयानक एक्सप्रेशंस थे जिसे कोई भी देख लेता तो डर जाए। अर्नव आगे बढ़ा और जीविका की गर्दन को पकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को कुछ भी कहने की? अगर मेरी बीवी को तुमसे थोड़ा भी हर्ट हुआ है तो सॉरी मिस जीविका, तुम्हें मरना पड़ेगा। मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अवनी की बेइज्जती नहीं। ये कहकर अर्नव ने जीविका को गले से पकड़ा, हवा में उठा दिया। जीविका किसी तरह गले से आवाज निकालकर 2 ही शब्द कह रही थी। अर्नव ने जीविका को छोड़ दिया और वो जाकर सोफे पर गिरी। अर्नव ने गन निकाली और कहा, सॉरी जीविका, लेकिन तुमने मेरी जान को हर्ट कर दिया। जितना ही शान दिखता हूँ अंदर से उतना ही खतरनाक हो तुम जैसे लोगों के लिए। जीविका जान की भीख मांगते हुए बोली, प्लीज अर्नव मैं कभी ऐसा करूंगी नहीं, मुझे जाने दो प्लीज।
मैं तुम्हें जाने दूं? ठीक है, रिहा कर देता हूं। ये कह के अर्नव ने गन चला दी। गन की गोली सीधे जाकर जीविका के सर पर लगी। अर्नव ने अधमरी जीविका से कहा, मुझे मासूम समझने की गलती मत करना, मुझे पता है कि तुम्हें किसने भेजा था। ये कहकर अर्नव उस रूम से निकल गया और नीचे जाकर एक सर्वेंट से बोला, उस रूम को क्लीन कर दो, एक भी सबूत नहीं रहना चाहिए। ये कहकर अर्नव बाहर चला गया। कुछ बातें थी जो कोई नहीं जानता था सिवाय अर्नव के। अर्नव सीक्रेट एजेंट का लीडर था जिसे कितने लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी ने भी अर्नव का चेहरा नहीं देखा था। क्या अवनी अपने खोए हुए बच्चे और अर्नव के धोखे की सच्चाई से कभी उभर पाएगी? क्या अर्नव का ये खतरनाक राज कि वो एक सीक्रेट एजेंट का लीडर है अवनी के? अर्नव सीक्रेट एजेंट का लीडर था जिसे कितने लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी ने भी अर्नव का चेहरा नहीं देखा था। अर्नव के दुश्मन ने भी जीविका को भेजा था ये पता करने के लिए कि क्या वही है सीक्रेट एजेंट का लीडर। अर्नव ने जीविका को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो दुश्मन की तरफ से आई थी, बल्कि इसलिए मारा था क्योंकि जीविका ने अवनी की इंसल्ट की थी और अर्नव कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और उसकी वाइफ की इंसल्ट करे। अर्नव अपने ख्यालों से निकला और अवनी को याद करता हुआ सो गया। सुबह के 8 बजे अवनी कैबिन में प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रही थी एक वर्कर से। तभी अर्नव कैबिन में एंटर करता है। वो वर्कर खड़े होकर अर्नव को गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर वो अपने काम में लग जाता है। अवनी बैठी अपना काम किए जा रही थी। अर्नव की नजर सिर्फ अवनी की झुकी हुई नजरों पर थी। अर्नव को वो सब याद आने लगा जो उसने कल देखा था। अर्नव की मुट्ठियां कसने लगी। अवनी बात करते हुए उस वर्कर से काफी फ्रैंक हो गई थी और उसके कंधों पर अपना हाथ थपथपाकर बोल रही थी। अर्नव को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अर्नव ने उस वर्कर को जाने के लिए कह दिया और खुद अपना काम करने लगा। अवनी गुस्से से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे उस वर्कर से काम था, आपने उसे ऐसे जाने को क्यों कहा? अर्नव लैपटॉप में देखते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, आई डोंट केयर। अवनी इससे पहले कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। अवनी ने फोन उठाया और कहा, देखो मैं भी काम कर रही हूं, बाद में बात करती हूं। दूसरी तरफ से रोहन बोला, यार दीदी काम तो ठीक है, लेकिन डैड का कॉल आया था, वो फिर से आपकी शादी का टॉपिक लेकर बैठ गए। अवनी ने एक नजर अर्नव को देखा जो अपना काम कर रहा था, फिर उसने रोहन से कहा, तुम जानते हो ना मैं अभी शादी नहीं कर सकती, तुम प्लीज समझा दो। अवनी ने धीरे से ये बात कही थी, लेकिन अर्नव ने सुन लिया था। उसे लग रहा था कि अवनी का कोई बॉयफ्रेंड है जिससे वो बात कर रही है। ये सब सुनकर अर्नव की नसें चढ़ रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था। अवनी ने फोन रख दिया था और उसे याद आया कि वो क्या बातें कर रही थी। वो फिर से इससे पहले कुछ बोल पाती। अर्नव उठा और अवनी की तरफ बढ़ने लगा। अवनी काम करने का दिखावा करने लगी। अर्नव अपने ऑपोजिट वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, कल हम मेहता वाले प्रोजेक्ट के लिए बाहर जा रहे हैं। अवनी ने डायरेक्ट कहा, नहीं मैं नहीं जा सकती। अर्नव ने सीरियस टोन में कहा, मैंने तुमसे पूछा नहीं, मैं बता रहा हूं, इट्स माय ऑर्डर। ये बोल के वो उठा और अपने ब्लेजर को ठीक करते हुए निकल गया। लेकिन अवनी कहीं से भी डरी या सहमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो अब उसे इन सबसे फर्क ही नहीं पड़ता। अवनी उठी और कैंटीन की ओर चली गई। कैंटीन में जाते वक्त अवनी किसी से टकरा गई। अवनी ने अपनी नजर उठाकर देखा तो वो वैशाली थी। कि देखकर अवनी का दिल बार-बार टूटे जा रहा था। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अर्नव की एक बेटी वैशाली बोली, सॉरी अवनी। अवनी जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोली, अरे कोई बात नहीं वैशाली, वैसे आप कहाँ जा रही है? वैशाली हिचकिचाते हुए बोली, मैं कैंटीन जा रही थी। अवनी हाथ से बचते बचाते निकलना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उससे वो नजरें भी मिलाए। तभी अर्नव वहां से जा ही रहा था कि उसने देखा अवनी और वैशाली आमने सामने थी। वो तुरंत गया और वैशाली को अपनी ओर कर अपने कैबिन में ले गया। ये देखकर अवनी को लगा कि वो वैशाली को उससे बचा रहा है। ये सोचकर अवनी की आंखों से आंसू आ गए और वो तुरंत वहां से निकल गई। दूसरी तरफ अर्नव वैशाली को कैबिन में लाकर गुस्से से बोला, वैशाली तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इस पर वैशाली ने पूछा, लेकिन क्यों अर्नव जी, वो तो कितनी अच्छी इंसान है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अर्नव बिना कोई एक्सप्रेशन दिए बोला, मैंने जितना कहा है वैशाली उतना करो। तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना, तो अपने भाई की बात मानो। वैशाली चुपचाप अर्नव की बात मान गई। अवनी अपने फ्लैट में आकर अपने रूम में चली गई। वहां जाते ही सीधे वॉशरूम में घुस गई। गर्म पानी उसके शरीर को भिगो रहा था और वो बस कहीं और ही खोई हुई थी। उसके कपड़े उसके शरीर पर चिपक गए थे पानी की वजह से। अवनी उसी भीगे कपड़ों के साथ वॉशरूम से बाहर आई और मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। अवनी के आंसू उसके गालों से गिरे जा रहे थे। मेरी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। क्यों क्यों क्यों? ये कह के वो टेबल पर रखा फ्लावर वास उठाकर मिरर पर फेंक देती है, जिससे मिरर के कांच हर जगह फैल जाते हैं। अवनी उसी हालत में वहीं बैठ गई और दोनों पैरों को अपने हाथों से घेर लिया और वहीं रोने लगी। अवनी ने एक कांच उठाया और अपने चेहरे का अक्स उसमें देखने लगी। वो कांच इतना नुकीला था कि अवनी के हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन अवनी को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस कहीं खोई हुई थी। कुछ देर बाद अवनी वहीं बेहोश हो गई। रोहन जब घर आया तो वो अवनी को ढूंढने लगा। वो जब अवनी के कमरे में गया तो उसने देखा कि अवनी बेहोश नीचे पड़ी हुई है और हर जगह कांच के टुकड़े गिरे थे। वो संभलकर अवनी को उठाकर बाहर लाया और उसके हाथों को बैंडेज किया। उसके बाद उसने डॉक्टर को कॉल किया। कुछ देर में डॉक्टर भी पहुंच गए। डॉक्टर ने अवनी को चेक किया और उसे कुछ मेडिसिन खिलाई और कहा रात तक इन्हें होश आ जाएगा। रोहन ने कहा ओके डॉक्टर। इसके बाद वो डॉक्टर को बाहर छोड़ने चला गया और फिर वापस फ्लैट में आने के बाद उसने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। रात को अवनी को होश आया तो उसने देखा कि वो बेड पर थी और उसका सर काफी भारी था। अभी बेड पर बैठ गई। तभी रोहन अंदर आया और डांटते हुए बोला, आप ये क्या कर रही है? चुपचाप से लेटी रहिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। रोहन की बात सुनकर अवनी बिना कुछ कहे लेटी रही। अवनी की हालत देखकर रोहन ने कहा, यहाँ क्या हुआ था दीदी? आप बेहोश थी, आपने रूम का हाल देखा था? आपने हर जगह सिर्फ कांच था, कोई आया था क्या? कोई चोर या कोई घुसा था क्या? रोहन की बातों का जवाब देते हुए अवनी कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस गलती से कांच टूट गया था और मेरे हाथ में लग गया था। रोहन को अवनी की बातें सही नहीं लगी, इसलिए रोहन ने अपने मन में कहा, दीदी मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है। वहीं दूसरी तरफ अवनी अपनी आंखें बंद करके सोने का दिखावा करने लगी। ये देखकर रोहन को लगा कि अभी सो गई है। इस वजह से वो बेड से उठकर हॉल में चला गया। जब अवनी को यह एहसास हो गया कि रोहन अब कमरे में नहीं है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। फिर उसने चारों तरफ नजरें घुमाई और जब अवनी ने देखा कि रोहन नहीं है तो उसने चैन की सांस ली। अवनी ऊपर के फैन को देखते हुए खुद से बोलने लगी, देखती हूँ मुझे कहाँ ले जाते हैं। अगले दिन सुबह 6 बजे अवनी का अलार्म लगातार बज रहा था, लेकिन अवनी तो मानो जैसे उठना ही ना चाहती हो। लगातार 5-5 मिनट तक जब कई बार अलार्म बजा तो अवनी मजबूर होकर उठी, क्योंकि वो खुद की आदत से वाकिफ थी, इसलिए उसने इतने सारे अलार्म लगाए थे। अवनी उठी और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अवनी बाथरूम पहनकर निकली और अपने रूम में चली आई। जब वो अपने रूम में गई तो उसने देखा कि उसका रूम पहले जैसा एकदम परफेक्ट था। ये देखकर अवनी की आंखों में रोहन का चेहरा फ्लैश हो गया। फिर वो अपने वार्डरोब के पास गई और एक साड़ी निकाली। अवनी ने आज व्हाइट कलर की कॉटन सिल्क साड़ी पहनी थी जिसमें गोल्डन वर्क था। अवनी के मन में जाने आज क्या था जो उसने साड़ी पहनी, लेकिन वो जब भी साड़ी पहनती तब उसे अर्नव की याद आती और इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसे अर्नव का साड़ी पहनाना याद आ गया। अवनी ने एक बार में ही अपने मन से सब झटका और बाहर निकल गई। अवनी गैराज में जाकर अपनी कार निकाली और वहां से निकल गई। अवनी जिस गली से जा रही थी असल में वो रास्ता मल्होत्रा मेंशन की ओर जाता था। वो काफी सेफ गली थी, इसलिए अवनी वहां से जा रही थी। और वैसे भी अवनी की मुलाकात तो डेली अर्नव से होती थी, तो वो देख भी लेता तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसने इस गली से जाने का सोचा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगी ये गली। क्या अर्नव का सच बाहर आएगा और अवनी को उसके खतरनाक राज का पता चलेगा? क्या अवनी का मन उसे खुद से और दुनिया से लड़ने की ताकत देगा? अर्नव की अभी बस जॉगिंग कंप्लीट हुई थी। वो वॉक करके मेंशन की ओर ही जा रहा था, तभी उसने देखा कि अवनी की कार कहीं जा रही थी। अर्नव ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि अवनी ने आज साड़ी पहनी थी, जिसे देख अर्नव को शक हुआ, क्योंकि अवनी हमेशा किसी खास सिचुएशन में ही साड़ी पहनती थी। अर्नव ने कॉल किया और एक कार उसके सामने आकर रुकी। अर्नव ने ड्राइवर को उस कार का पीछा करने को कहा।
और खुद अवनी की गाड़ी को देखता रहा। अवनी ने पीछे की कार को नोटिस नहीं किया था। वो आगे देखते हुए कार चलाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद अवनी की कार एक मॉल के सामने जाकर रुकी। अवनी उतरकर मॉल के अंदर गई। पीछे कार में बैठे अर्नव को लगा कि अभी शायद ऐसे ही शॉपिंग करने आई होगी। वो ड्राइवर को कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा अवनी मॉल से निकल रही है और उसके हाथ में ढेर सारे पेपर बैग्स हैं जिसमें कुछ चॉकलेट्स दिख रही है और कुछ कपड़े। अवनी ने सारे बैग को कार में रखा और कार स्टार्ट कर दी और सीधे जाने लगी। अर्नव को लगा कि वो वापस अपने घर जाएगी, लेकिन वो टर्न होने की जगह स्ट्रेट जाने लगी थी। अर्नव ने ड्राइवर से कहा, पीछा करो उस कार का। थोड़ी देर बाद अवनी एक आश्रम के पास जाकर रुकी जो काफी पुराना था। असल में अवनी अपने कॉलेज के दिनों में यहाँ हर ट्यूसडे बहुत सारे गिफ्ट लाया करती थी। अवनी को यहाँ आना अच्छा लगता था। अवनी कार पार्क करके अंदर आई। आश्रम से पहले एक गार्डन पड़ता था जो बहुत सुंदर था। अवनी वहाँ जाकर एक औरत को गले लगा ली थी। तभी बहुत सारे बच्चे झुंड बनाकर अवनी की तरफ आने लगे। अवनी ये देखकर बेहद खुश हो गई थी और घुटनों के बल बैठ अपने हाथों को सीधा फैला दी, जिससे बहुत सारे बच्चे उसके गले लग गए। अवनी डिसबैलेंस होकर वही गार्डन के ग्रास पर गिर गई, लेकिन उसे चोट नहीं आई थी। साथ ही बच्चे भी उसके ऊपर गिर गए। अवनी उन बच्चों के नीचे दबी थी। कुछ देर बाद एक हैंडसम सा लड़का वहाँ आकर खड़ा हो गया और अपना हाथ अवनी की ओर बढ़ा दिया। अवनी हैरान नजरों से उस आदमी को देख रही थी, मानो वो पूछना चाह रही हो कि तुम यहाँ। अवनी ने अपना हाथ उसे दिया और वो आदमी अवनी के हाथ को पकड़ तेजी से उठा दिया, जिससे अवनी उसके सीने पर जा लगी। अवनी तुरंत अलग हुई और उस आदमी से पूछा, यार श्लोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, तुम बोल रहे हो मैं यहाँ कॉलेज टाइम से आता था। अवनी बोली, हाँ आई नो, बट अभी भी तो तुम यहाँ आते हो। उस आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल, वैसे मैंने सुना था कि तुम इंडिया छोड़कर चली गई हो। अवनी जवाब देते हुए बोली, हाँ मैं चली तो गई थी, लेकिन कुछ बिजनेस के सिलसिले में आई हूँ इंडिया। उस आदमी ने कहा, अच्छा तब तो बहुत अच्छी बात है। अवनी ने पेपर बैग से एक चॉकलेट निकाली और श्लोक को दे दिया और कहा, अब इतने टाइम बाद मिले हैं तो चॉकलेट तो बनता है। ये कहकर वो हल्की मुस्कान दे दी। अवनी ने फिर सारे बैग उस औरत को दे दिया जो यहाँ की ओनर थी। फिर वहीं गार्डन की चेयर पर दोनों बैठ गए और बातें करने लगे, लेकिन अवनी को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि दूर खड़ा कोई उसे गुस्से से देख रहा है। अर्नव कार में बैठा दोनों को गुस्से की नजर से देख रहा था। गुस्से के मारे अर्नव की नसें चढ़ गई थी। अर्नव को लग रहा था कि यही अवनी का बॉयफ्रेंड है जो कल उसे कॉल किया था। अर्नव को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अवनी को श्लोक ने छुआ है। अर्नव ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और श्लोक की फोटो खींच ली और किसी को सेंड कर दी। फिर उसने एक कॉल किया और कहा, एक फोटो सेंड किया है, मुझे जल्द से जल्द इस इंसान की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये कह के अर्नव ने फोन रख दिया और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर चलो। कुछ देर बातें करने के बाद अवनी ने श्लोक से अलविदा लिया और अपने घर चली आई। दूसरी तरफ अर्नव तैयार होकर बाहर आया और उसने एक सर्वेंट से कहा, लगेज को कार में रख दो। ये कह के वो कार में बैठ गया। दूसरी तरफ अवनी अपने सूटकेस के हैंडल को पकड़कर बाहर चली आई थी और उसकी मदद रोहन कर रहा था। रोहन ने अवनी से कहा, दीदी आप अपना ख्याल रखना और टाइम टू टाइम खाना खाना, ओके? और मैं आपको कॉल करता रहूंगा। अवनी ने कहा, हाँ सब चीज का ध्यान रखूंगी, टेंशन नहीं ले। ये बोल के वो कार के बैक सीट पर बैठ गई। आफ्टर 30 मिनट्स कार एयरपोर्ट पर जाकर रुकी। अवनी कार से उतरी और वही अर्नव का वेट करने लगी। अवनी ने अर्नव का नंबर डायल की और कॉल कर दिया। कुछ रिंग्स के बाद एक रौबदार आवाज आई, हेलो। अवनी ने कहा, आप कहाँ हैं? मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूँ। ये सुनते ही अर्नव ने फोन पर आ रही आवाज को पहचान लिया और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और फिर उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहा, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अर्नव की आवाज सुनने के बाद अवनी शॉक होकर अपने मन में कहने लगी, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? ये सब सोच रही थी कि तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। उस कार से अर्नव उतरा और अवनी के सामने खड़ा हो गया। अवनी लगातार नीचे इधर उधर देखे जा रही थी। अवनी की आंखें अर्नव को देखना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। अर्नव ने जब गौर किया तो उसने देखा कि अवनी ने सुबह वाली साड़ी नहीं पहनी थी, बल्कि दूसरे रंग की साड़ी पहनी थी। अर्नव ने अवनी को घूरकर देखा और कहा, तुम ये साड़ी पहनकर किसे जाने की कोशिश कर रही हो? अवनी ने घूरकर उसे देखा और कहा, मैं चाहे कुछ भी पहनूं, आपसे मतलब? आपका कोई हक नहीं बनता मुझे ये कहने का। अवनी की बातें सुनने के बाद अर्नव ने आईब्रो चढ़ा ली और एक डेविल सी स्माइल के साथ आगे बढ़ने लगा और मन में कह रहा था, किसका हक होगा और किसका नहीं, वो तो तुम्हें जाने के बाद ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी सोच रही थी, अब अर्नव क्या प्लान करने लगा है? इसका दिमाग कभी खाली नहीं रह सकता, हमेशा खिचड़ी पकती रहती है। ये सोचते हुए अवनी अर्नव के पीछे पीछे चल रही थी। साथ ही उसके दिल में अर्नव को इतने करीब से देखकर जो सुकून था वो उसे बयान नहीं कर पा रही थी। भले अर्नव अब उसका नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने तो था। अवनी ये सब सोचते हुए एयरपोर्ट के अंदर चली आई। थोड़ी देर बाद जब अर्नव और अवनी ने अनाउंसमेंट सुनी तो सीट से उठकर जाने लगे और चेकिंग के बाद वो दोनों फर्स्ट क्लास वाली सीट पर बैठ गए। अवनी दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। अर्नव साफ अवनी की पतली कमर देख सकता था। वो उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्कैन कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर अवनी सुबह से काफी थक गई थी, जिसकी वजह से वो सो गई थी। अवनी को सोए हुए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अर्नव की आंखों में नींद एक तिनके भर भी नहीं थी। वो अवनी को बेहद प्यार से देखे जा रहा था, क्योंकि अर्नव ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि अवनी को वो देख पाएगा। कुछ देर बाद अवनी, नहीं नहीं दीदी, आप कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होगा, नहीं, ये कहते हुए नींद में ही बड़बड़ा रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें गिर गई। अर्नव ये सब साफ देख पा रहा था और उसने ये सारी बातें सुनी भी थी। अर्नव के माथे पर शिकन आ गई। वो अवनी को शांत करने के लिए उसके माथे पर हाथ फेरने लगा, जिससे अवनी शांत हो गई। अर्नव सोचने लगा, क्या ये बस एक सपना था या कुछ हुआ है अवनी के साथ? अर्नव को भी कुछ दिन से अवनी का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। अवनी जब भी काम करती थी अर्नव के कैबिन में वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कहीं खो जाती थी, मानो वो किसी सोच में चली जाती हो, और ये चीज अर्नव नोटिस कर रहा था। लेकिन जब से उसने अवनी के बॉयफ्रेंड के बारे में सुना था तब से वो ये सब भूल गया था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे देखा अवनी की उंगलियों में अब भी वो रिंग थी जो 3 साल पहले अर्नव ने उसे गिफ्ट की थी। जब उसने देखा तो उसे अंदर ही अंदर काफी खुशी महसूस हुई। अर्नव ने अवनी को देखते हुए खुद से कहा, तुम तभी मेरी थी और अभी सिर्फ मेरी ही रहोगी। अब चाहे तुम इसे इश्क समझो या जुनून, बस ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्या श्लोक की अचानक वापसी अवनी की जिंदगी में नई उलझनें लेकर आएगी? क्या अर्नव का बढ़ता जुनून उसे पागलपन की हद तक ले जाएगा? और क्या अवनी अर्नव के प्यार और अपने अतीत के डर के बीच फंसकर कोई ऐसा फैसला करेगी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। आफ्टर 2 आवर्स फ्लाइट लैंड होने वाली थी और अनाउंसमेंट हो रही थी। तभी अर्नव ने अवनी की बांह पकड़कर हिलाते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहा, उठो, फ्लाइट लैंड होने वाली है। अवनी तुरंत उठकर बैठ गई और ऑकवर्ड होते हुए बोली, थैंक यू। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी हो गई और फ्लाइट लैंड हुई। फिर अर्नव और अवनी एक ही कार से होटल के लिए निकल गए। पूरे रास्ते दोनों ने कोई भी बात नहीं की। आफ्टर हाफ एन आवर गाड़ी ताज होटल के एंट्रेंस गेट पर रुकी और ड्राइवर बाहर आकर सबसे पहले अर्नव की तरफ का गेट खोला। इससे पहले कि ड्राइवर दूसरी तरफ जाता अवनी खुद ही गेट खोलकर बाहर आ गई और दोनों अंदर चले गए। इन सब में अवनी के अंदर तूफान चल रहा था। अर्नव के पास रहने से अर्नव ने तरुण से मिलते हुए कहा, सब बुकिंग हो गई है? अवनी पास में ही थी। पूरे रास्ते उसने अर्नव से नजरें भी नहीं मिलाई थी। तरुण ने कहा, सर एक ही रूम अवेलेबल है और पूरे कोलकाता में जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं सब बुक्ड है। अर्नव ने कहा, ठीक है।
उस रूम को मैं ले रहा हूँ, मैं सबनी के लिए कहीं और देख लो। ये कहकर वो जाने लगा तो पीछे से अवनी गुस्से से बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं कहाँ रहूंगी? और आपको पहले ये बात बतानी चाहिए थी ना। मैं अब यहाँ कहाँ भटकूंगी? आप मुझे यहाँ भटकने के लिए लाए हैं? अर्नव घूरकर अवनी को देखने लगा और तरुण को जाने का इशारा किया। अवनी निडर होकर बोली, मेरे डैड को अगर पता चला तो वो सब कुछ छोड़ छाड़कर ऑस्ट्रेलिया बुला लेंगे मुझे। इसीलिए अगर आपको ये प्रोजेक्ट मेरे साथ नहीं करनी तो मैं डैड को कॉल करके सब बता देती हूँ। अर्नव ने कहा, ठीक है बता दो, लेकिन फिर मैं भी उन्हें बता दूंगा कि उनकी बेटी की पहले एक बार शादी हो चुकी है और वो एक डाइवोर्स वुमन है। ये सब कहते हुए अर्नव अवनी के करीब आने लगा और अवनी पीछे जाने लगी। अर्नव की आंखों में साफ गुस्सा देखा जा सकता था। अवनी ये सब भूलकर जैसे वहीं जम गई। वो मन में बोली, इसे कैसे पता कि मैंने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया? अब क्या करूं मैं अब डैड को कुछ बता भी नहीं सकती। अगर डैड को पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अर्नव ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे रूम में रहो या बाहर, सोच लो। अवनी गुस्से भरी नजरों से अर्नव को देख रही थी। ओके फाइन, मैं एक ही रूम में रहने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अर्नव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अर्नव ने मन में कहा, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तुम आई थी अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगी या नहीं ये मेरी मर्जी होगी। अवनी गुस्से में अर्नव से चाबी छीनकर लिफ्ट के अंदर चली गई। अर्नव ने एक नजर अवनी को देखा, फिर वो भी लिफ्ट में चला गया। दोनों चौथे फ्लोर पर गए और की से लॉक खोला, फिर चाबी के लटकते कार्ड को स्विच बोर्ड में डाला जिससे लाइट ऑन हुई। रूम काफी बड़ा था लेकिन उस रूम में सिर्फ एक सिंगल बेड था। जब अवनी ने ये देखा तो उसने अर्नव से कहा, ठीक है तो आप नीचे सो जाओ, मैं बेड पर सो जाती हूँ। अर्नव ने ये सुनकर आईब्रो चढ़ा ली और अवनी से कहा, मैं बेड पर सोऊंगा और तुम्हें कहाँ सोना है तुम देख लो। अवनी को कुछ अजीब लग रहा था, ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है, एक रूम नहीं खरीद सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। और रूम को भी ऐसा रखा है जैसे वो चाहता हो कि एक सिंगल बेड हो। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अंदर गई और अपने सूटकेस से एक नाइट गाउन निकाली और बेड पर रख दिया। फिर उसने कबर्ड में अपना सूटकेस रखा और मिरर के सामने जाकर खुद को देखने लगी, साथ ही पीछे खड़े अर्नव को भी। अवनी का दिल बेहद जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसे पुराने दिन याद आने लगे। अवनी ने मन में कहा, जिस राह को मैं छोड़कर आई थी आज उसी राह पर फिर से खड़ी हूँ। बस फर्क इतना है कि तुम मेरी नहीं हो, तुम किसी और की हो। न जाने किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही है। बस डर इस बात का है कि फिर से 3 साल पहले की तरह टूट ना जाऊं। इस बार टूट गई तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। तुमसे दूर रहना ही मेरी और सबके लिए सही है। अवनी सोचते हुए अपने बाल खोल दिए और अर्नव उसे ही देख रहा था। तभी अवनी का फोन बजा। अवनी का फोन बेड पर ही था और अर्नव ने देखा कि फोन पर लव नाम फ्लैश हो रहा था। इसे देखकर अर्नव को वापस अवनी पर गुस्सा आने लगा। वो सब भूलकर बस फोन उठाने वाला था कि तभी अवनी आकर फोन उठा लेती है और घबराई नजरों से अर्नव को देखने लगी। अर्नव ने जब देखा कि फोन अवनी ने उठा लिया तो उसे और भी गुस्सा आ गया। उसने नजरअंदाज करके अपना लैपटॉप ओपन किया और काम करने का दिखावा करने लगा। अवनी बेहद धीरे धीरे बात कर रही थी ताकि अर्नव को सुनाई ना दे, लेकिन अर्नव के कान तो हाथी के कान जैसे थे। जितनी भी धीरे बात हो उसके कानों तक पहुंच ही रही थी। फोन पर आवाज आई, यार तुम इंडिया आई है और मुझे बताया भी नहीं, मतलब तुम मुझसे बस इतना ही प्यार करती है? निधि की बातें सुनकर अवनी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, प्यार तो बहुत करती हूँ, आखिर आप मेरी जान हो। हाँ मैं बस लेट हो गई थी ना बात करने में, उसके लिए सॉरी। निधि ने कहा, ठीक है इतना बटर काफी है आज के लिए। और मैडम अब आप बताएंगे कि आप मुझसे कब मिलेंगी? अवनी बोली, मैं अभी कोलकाता में हूँ, काम के सिलसिले में आई हूँ, जब मुंबई पहुंच जाऊंगी तब कॉल करूंगी, अभी मुझे काम है, बाय। निधि ने कहा, लव यू जानेमन। अवनी ने कहा, लव यू, तो फोन रखो। निधि ने कहा, हाँ बाय, और इतना कहकर फोन रख दिया। अवनी की बातें सुनकर अर्नव को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर था तो वो उसका एक्स हस्बैंड ही, वो उसके सामने ऐसे कैसे बात कर सकती थी। अर्नव गुस्से में उठा और वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जाने के बाद उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और गुस्से में खुद से कहा, कुछ दिन और रखनी, उसके बाद तुम्हारी सारी खुशियां तबाह हो जाएंगी। जितनी तकलीफ मुझे मिली है उसका हर एक बदला लूंगा तुमसे। आपके मेरा इश्क समझो या चुनो, बस तुम। ये कह के वो शार के नीचे खड़ा हो गया और खुद को गर्म पानी से भिगो लिया। कुछ देर बाद वो बाहर आया, देखा अवनी अपने ब्लाउज के पीछे से डोरी खोलने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। अर्नव ने रिमोट लिया और टीवी पर सॉन्ग चला दिया। टीवी पर सॉन्ग बजने लगा और अवनी को एहसास हुआ कि अर्नव आ गया है। अवनी ने कोशिश करना बंद कर दिया और नाइट गाउन लेकर जाने ही वाली थी कि तभी अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और पास खींच लिया और तभी सॉन्ग के वर्ड सुनाई देने लगे, इश्क में मर जावा, तेरे इश्क में मर जावा। टीवी में चल रहे सॉन्ग को सुनकर अवनी अर्नव की आंखों में खोदी चली जा रही थी, मानो उसकी नजरें हटना ही ना चाहती हो। और गाने के एक एक बोल मानो जैसे अर्नव खुद ठहरा हो उस गाने के जरिए। अर्नव ने अवनी के बालों को कान के पीछे किया और धीरे से उसके ब्लाउज की डोरी खोलने लगा। उस कमरे में सिर्फ जैसे गाने की ही धुन सुनाई दे रही थी, तू अगर मांग ले जान दे दूं अभी। अवनी का ब्लाउज खोलने के बाद अर्नव धीरे धीरे अवनी के होठों के करीब बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी भी मदहोश नजरों से अर्नव को बस देखे जा रही थी और बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा था। जैसे ही गाना खत्म हुआ अवनी को अचानक एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रही थी। वो एकदम से पीछे हो गई और भागकर वॉशरूम में चली गई और अर्नव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने वॉशरूम के दरवाजे को देखते हुए खुद से कहा, कब तक भागोगी अपनी? आखिर तुम्हें मेरे पास एक ना एक दिन आना ही होगा। कहा था मैंने मेरी नजरों के सामने दोबारा मत आना, लेकिन तुम नहीं मानी, बस उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। ये कहकर अर्नव डेविल मुस्कान के साथ बिस्तर पर लेट गया। क्या अवनी के फोन पर आए लव कॉल का सच अर्नव के शक और गुस्से को और भड़काकर उनकी जिंदगी को तबाही की तरफ धकेल देगा? क्या अवनी अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में अर्नव से बच पाएगी या एक बार